Good morning, everyone. Let us continue with Indian Partnership Act. In last class, we were doing a topic called Rights, Duties and Liabilities of Partners. Section 13 तक कर लिया था हमने. एक बार रिवाइज कर लेते हैं. आई एम स्टार्टिंग विद राइट्स ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज. जो आपकी रिवीजन है पहले यहाँ से कर लेते हैं, बाकी आई बिलीव आप लोगों को याद होगा. सो राइट्स ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज हमने शुरू किया था. वी स्टार्टेड विद सेक्शन 11. सेक्शन 11 क्या कहता था कि जो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, सेक्शन यहाँ से शुरू होता था कि द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर शैल बी डिटरमाइंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स. ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो सकता है? एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है. और एक बार आपने राइट्स एंड ड्यूटी डिटरमाइन कर ली कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, क्या आप उनको चेंज कर सकते हैं? यस, ये बात भी हमने पढ़ी थी कि लेकिन क्योंकि ये पार्टनरशिप डीड में चेंज हो जाएगा, इट हैज टू बी विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. तो सेक्शन 11 जनरल से बात करता है कि जो पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, दोज विल बी डिटरमाइंड सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पार्टनर्स, यानी कि इट विल बी एज पर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स. और ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये एक्सप्रेस भी हो सकता है और इंप्लाइड भी हो सकता है. देन हमने ड्यूटीज की बात पढ़ी थी. ड्यूटीज में भी स्टार्टेड विद सेक्शन 9. सेक्शन 9 में काफी ड्यूटीज थी, CAFI काफी हमने याद किया था कि C स्टैंड्स फॉर दे शुड कैरी ऑन द बिजनेस फॉर ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, दे शुड रेंडर अकाउंट्स, F stands for they should be just and faithful, and I stand for they should provide for full information. उसके बाद आया था हमारा सेक्शन 10. सेक्शन 10 ने क्या बोला था? इंडेमनिफिकेशन फॉर फ्रॉड. इसमें बेसिकली मतलब क्या था कि कई बार पार्टनर की एक्ट की वजह से आपको नुकसान हो जाता है, द फर्म सफर्स अ लॉस. अब ये नुकसान किस किस वजह से हो सकता है? इट कैन बी बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस, इट कैन बी बिकॉज ऑफ ओमिशन ऑफ स्किल, यानी कि उसने ध्यान नहीं दिया काम करने में, केयरफुली काम नहीं किया, या ये फ्रॉड से हो सकता है. अगर तो काम इन वजह से हुआ है, निग्लेक्ट, ओमिशन ऑफ स्किल, वांट ऑफ स्किल, इस केस में जनरली ये कहा जाता है कि पार्टनर से इंडेमनिफिकेशन नहीं मांगी जाएगी, उससे रीइंबर्समेंट नहीं मांगी जाएगी. द पार्टनर्स और द रिमेनिंग पार्टनर्स बियर द लॉस, की फर्म बियर कर लेगी लॉस, कोई बात नहीं, पार्टनर से गलती हो जाती है. लेकिन अगर पार्टनर्स को यह लगा कि जो एक पार्टनर है ही हैज एक्टेड फ्रॉडुलेंटली, ये फ्रॉड कर रहा है, देन इन दैट केस उसके फ्रॉड की वजह से अगर फर्म का कोई लॉस होता है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द पार्टनर दैट ही विल हैव टू इंडेमनिफाई द फर्म फॉर दैट लॉस. उसके बाद हम आए थे एक 12 क्लॉज बी के ऊपर, छोटी सी ड्यूटी दी गई थी, ड्यूटी टू कैरी आउट ऑल योर ड्यूटीज डिलीजेंटली, कि जितनी भी आपके लिए ड्यूटीज दी गई हैं, यू शुड कैरी आउट दोस ड्यूटीज डिलीजेंटली, फेथफुली, उनको आप प्रॉपर ढंग से कैरी आउट करें. दैट वाज 3 ड्यूटीज जो हमने पढ़ी. देन वी केम टू सेक्शन 12 ने क्या बात करी थी? राइट्स ऑफ पार्टनर्स. राइट्स ऑफ पार्टनर की जब हम बात करते थे, चार बातें करता था हमने, CCA नाम से इसको याद किया था. इनमें जो बी पार्ट था उसको तो हमने लाइबिलिटीज में कवर कर लिया था, सो या ड्यूटीज में कवर कर लिया था. दैट इज ड्यूटी टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज. तीन बातें सेक्शन 12 ने बोली थी. C स्टैंड्स फॉर टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कि सारे पार्टनर्स को राइट होता है कि वो कंडक्ट में, बिजनेस के डे टू डे कंडक्ट में पार्ट लें, बट दिस इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स. इनफैक्ट जो सेक्शन 12 है वो स्टार्ट ही शुरू किन वर्ड से होता है? इट स्टार्ट्स विद द वर्ड सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स. देन सी पार्ट, 12 क्लॉज सी क्या बोलता था? राइट टू बी कंसल्टेड, उनको हर पार्टनर को कंसल्ट किया जाए. इसमें बेसिकली बात क्या पड़ी थी कि जो भी आपका नॉर्मल डे टू डे बिजनेस होता है, इट इज जनरली कैरिड आउट थ्रू मेजोरिटी, यानी कि मेजोरिटी पार्टनर्स की जो कंसेंट होती है उसके हिसाब से काम किया जाता है. बट इन केस ऑफ चेंज इन द नेचर ऑफ द फर्म, जहां पर आप पार्टनरशिप के नेचर बदल रहे होते हैं, यानी कि नया पार्टनर डाल रहे हैं, कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है, कोई पार्टनर रिटायरमेंट मांग रहा है, इन दैट केस द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड. एंड लास्ट, राइट टू एक्सेस द बुक्स. ए स्टैंड्स फॉर एक्सेस द बुक, एक्सेस कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उसकी कॉपी ले सकते हैं. देन सेक्शन 13 आया था जो मैं लास्ट पढ़ा था कल क्लास में. उसमें क्या था? पहला रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन का राइट होता है, नहीं होता लेकिन कब मिलता है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो या कस्टम और यूसेज हो, बिजनेस हो. प्रॉफिट शेयरिंग, कुछ नहीं बोलोगे तो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस बराबर शेयर करेंगे. अदरवाइज इट इज एज पर योर कॉन्ट्रैक्ट. आप कॉन्ट्रैक्ट से कुछ भी बोल सकते हैं कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चाहें तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर सकते हैं. आप ये बोल सकते हैं कि लॉसेस एक ही पार्टनर बियर करेगा, बाकी पार्टनर्स लॉसेस बियर नहीं करेंगे. अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का और कैपिटल रेशियो का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता. उन्होंने बात क्लियर करी थी कि जिस रेशियो में आपकी कैपिटल है वो एक अलग चीज है, एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एन ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग. देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट नहीं होता लेना. आप एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट से या कस्टम से या स्टैट्यूटरी प्रोविजन है कोई, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग सकते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा आउट ऑफ प्रॉफिट्स दिया जाता है, यानी कि प्रॉफिट्स हो तो ही मिलता है. देन इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस हमेशा मिलता है. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%. आप ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट है, बदल सकते हैं. एंड राइट टू बी इंडेमनिफाइड, इसमें क्या था कि पार्टनर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैरिंग आउट पार्टनरशिप बिजनेसेस, पार्टनर का काम करते समय ऑर्डिनरी कोर्स में कोई एक्सपेंसेस इंकर करता है, कोई खर्चे कर देता है, तो उस केस में फर्म विल गो अहेड एंड रीइंबर्स द पार्टनर फॉर द एक्सपेंसेस ही हैज इंकर्ड. ऐसे ही पार्टनर अगर इमरजेंसी सिचुएशन में फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द
प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, पार्टनरशिप फर्म कोई खर्चा करता है, कोई लाइबिलिटी इंकर करता है, कुछ एक्सपेंसेस करता है, कुछ पेमेंट्स करता है, तो उनकी रीइंबर्समेंट उसको पार्टनरशिप फर्म से मिल जाएगी। दिस इज ऑल जो हमने किया था लास्ट क्लास में। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद सेक्शन 14। सेक्शन 14 क्या बात करता है? सेक्शन 14 टॉक्स अबाउट अ कंसेप्ट कॉल्ड पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, अब इस पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को कई नामों से जाना जाता है। प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, पार्टनरशिप असेट्स, जॉइंट एस्टेट, कॉमन एस्टेट, इन सब का क्या मतलब है? हम बेसिकली पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। और जब मैं पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, मैं क्या बात कर रहा हूं? पार्टनरशिप के असेट्स, उसके राइट्स, उसके इंटरेस्ट, जो कि सारे पार्टनर्स के कलेक्टिव होते हैं। यानी कि जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी की, तो उस पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी पे किसका अधिकार होता है? वो बेसिकली जॉइंट स्टॉक है, यानी कि जॉइंट स्टेट है, यानी कि सबकी साझी प्रॉपर्टी है। एवरीवन हैज द राइट ओवर दोस प्रॉपर्टी, हर पार्टनर का उसके ऊपर अधिकार है। अब ये पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी आती कहां से? हाउ डज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस? तीन तरीके हैं। नंबर वन, जो पार्टनर्स जब पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, वो कैपिटल की तरह कुछ प्रॉपर्टीज लाते होंगे, कुछ कैश लेके आते होंगे, कुछ क्या कहते हैं, कैश नहीं है, मेरी बिल्डिंग है, इसमें ऑफिस शुरू कर लेते हैं, तो उसकी कैपिटल इन काइंड आ गई। एक आदमी अपनी कार ले आता है कि कार यूज करते हैं, एक के घर कंप्यूटर पड़ा था, वो कंप्यूटर उठा लाता है, कुछ फर्नीचर्स ले आते हैं। तो वैसे एक तरीका तो क्या है, सारा कैश लाएं और उसमें से असेट्स खरीदे जाएं। एक तरीका क्या है, आपको पास ऑब्वियसली पार्टनरशिप शुरू होने से पहले दोस पीपल माइट बी कैरिंग ऑन सम बिजनेस इंडिविजुअली, तो एक की दुकान में काम करना शुरू कर देते हैं, एक कहता है मेरे घर कंप्यूटर पड़े हैं मैं ले आऊंगा, एक कहता है गाड़ी मेरी ही इस्तेमाल करनी शुरू कर देते हैं, मैं उसको पार्टनरशिप फर्म में डाल लेता हूं। तो पॉइंट इज, पहला सोर्स जहां से पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी आती है वो क्या होता है? व्हेन एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो पार्टनर्स अपनी प्रॉपर्टी ब्रॉट करते हैं, दैट इज द प्रॉपर्टी ब्रॉट इन बाय द पार्टनर्स एज देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो पहला तरीका वहां से है जहां से पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी आती है। दूसरा क्या होता है? ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करना, कैरी ऑन करना शुरू करती है, तो दे स्टार्ट एक्वायरिंग सर्टेन प्रॉपर्टीज। वो कुछ प्रॉपर्टीज एक्वायर करना शुरू करती है, उसको लैंड की जरूरत है, उसको ऑफिस की जरूरत है, उसको से नई गाड़ी की जरूरत है, उसको कुछ कंप्यूटर्स की जरूरत है, उनको कुछ बुक्स चाहिए। ऑब्वियसली पार्टनरशिप फर्म ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विल स्टार्ट एक्वायरिंग दोस प्रॉपर्टीज, उस प्रॉपर्टीज को एक्वायर करेगी, तो दोज आर पार्टनरशिप प्रॉपर्टीज। तो पहला तरीका पार्टनर की प्रॉपर्टी एक्वायर, पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी एक्वायर करने का, जो पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन आता है। नंबर टू, एक्वायर कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तीसरा, कई बार अपने आप भी एक प्रॉपर्टी है जो आपकी पैदा हो जाती है। कौन सी प्रॉपर्टी? गुडविल। उसे आप समझे, वो आपको कहीं से लानी नहीं पड़ती। जब आप काम करते रहते हैं तो आप समझते हैं देयर इज समथिंग कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जहां आपको समझ आ रहा होता है कि मैं बाकियों से ज्यादा कमा लेता हूं। दैट मीन्स अगर आज मार्केट में कोई नया प्लेयर आए तो मैं उससे ज्यादा कमाता हूं। क्यों कमाता हूं उससे ज्यादा? क्योंकि मैं पुराना बैठा हूं, कस्टमर मुझे जानता है, मेरा मार्केट में रेप्यूटेशन है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपने पूरी अकाउंटिंग में यही पढ़ा था 11th क्लास की, कि गुडविल भी एक प्रॉपर्टी होती है। तो ये बात भी सेक्शन 14 ने लिखी। तो सेक्शन 14 ने क्या बोला कि पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी तीन तरह से आती है। नंबर वन, प्रॉपर्टी और राइट्स और इंटरेस्ट विच पार्टनर्स हैव ब्रॉट इन द कॉमन स्टॉक एज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। नंबर टू, परचेज या एक्वायर करती हैं जो प्रॉपर्टीज वो। एंड नंबर थ्री, गुडविल। तो ये तीन तरीके हैं जो सेक्शन 14 बोलता है जिसकी तरह से प्रॉपर्टी आती है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है डिटरमाइन करना कि पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी कौन सी है? अच्छा एक बात समझें, अगर एक मिस्टर ए हैं, बी हैं, सी हैं, तीनों मिलकर पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं, डू यू बिलीव कि ए बी सी के पास, ऑब्वियसली इन फर्म्स के पास एक कुछ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी होगी? क्या ए बी सी और की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी होगी? ऑब्वियसली। आप समझे, ए का घर होगा, ए की अपनी गाड़ी होगी, ए का अपना मोबाइल फोन होगा, ए के घर में सारे असेट्स पड़े होंगे। ऐसा तो है नहीं कि अगर हम पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे तो सारा कुछ पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी ही होगी। ए बी सी दुनिया में जिएंगे अपने हिसाब से, दे विल कैरी आउट असेट्स। और इसलिए हम बोलते थे कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। जब हम बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि एक बार अगर पार्टनरशिप के असेट्स खत्म हो गए, दैट मीन्स जब लास्ट में क्रेडिटर्स आएंगे और आपसे पैसा मांगेंगे, हो सकता है पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी कम पड़ जाए उसको पे करने के लिए, तो फिर वो आपके घर आएंगे और आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच करने की कोशिश करेंगे। एंड नाउ इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन कि पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी कौन सी होती है और पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी कौन सी होती है। सर इसमें क्या मुश्किल है? पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी साफ साफ दिख रही होती है कि ये पार्टनर का ऑफिस, पार्टनरशिप का ऑफिस चल रहा है, ये पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है। वहां पे कुछ फर्नीचर पड़ा है, उनकी गाड़ियां हैं, उनके वहां कंप्यूटर हैं, तो उनकी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है। जहां पार्टनर्स रह रहे हैं, उनका घर है, अब उनका अपनी गाड़ी है, वो पार्टनर की प्रॉपर्टी है।
दिस इज समटाइम्स वेरी सिंपल टू डिटरमाइन, दिख रहा होता है, कई बार चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए एक पार्टनर ने गाड़ी अपने नाम पर ली, पर्सनल प्रॉपर्टी, और धीरे धीरे इसने देखा क्या कि ऑफिस लेके जाता है तो सारे पार्टनर को कहीं जाना होता है तो कोई भी वो गाड़ी का यूज कर लेता है। एक समय बाद पार्टनर्स एक दूसरे का प्रॉपर्टी यूज करने लग जाते हैं। किसी एक पार्टनरशिप फर्म थी, उसको एक नया ऑफिस चाहिए था, ए ने कहा मेरा ऑफिस पड़ा है ना उस एरिया के अंदर, वहीं शुरू कर देते हैं, नई प्रॉपर्टी क्या खरीदनी। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम। हो सकता है कि पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी पार्टनरशिप फर्म यूज कर रही हो, करती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, पार्टनर की अपनी गाड़ी है, उसके नाम पर उसकी आरसी है, बट वो ऑफिस लेके जाता है तो सारे पार्टनर यूज भी कर लेते हैं उसको। मेरे घर में एक कंप्यूटर पड़ा था, मैंने खरीदा हुआ था, मैं ऑफिस ले गया, वहां ऑफिस में यूज होना शुरू हो गया वो। मेरे पार्टनर्स की फर्म ने कहीं नया ऑफिस खोलना था, मेरे पास एक ऑलरेडी दुकान खाली पड़ी थी, मैंने कहा यहीं खोल लेते हैं, कहीं और से क्यों प्रॉपर्टी खरीदनी, किसी को क्या रेंट देना, पार्टनर है उसने यूज करना शुरू कर दिया। जस्ट बिकॉज पार्टनरशिप की एक इंडिविजुअल पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी पार्टनरशिप फर्म यूज करना शुरू कर देती है, डज दैट बिकम पार्टनरशिप प्रॉपर्टी? क्या वो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी हो जाएगी? इंपॉर्टेंट क्यों है डिटरमाइन करना, क्योंकि कल को अगर आपने उसको पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी मान लिया, वो जो गाड़ी सब यूज कर रहे थे, अगर आपने उसको पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी मान लिया, तो क्या क्रेडिटर्स उस प्रॉपर्टी को अटैच कर जाएंगे बाद में आके कि ये तो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है, ये तो बेचनी ही पड़ेगी? और अगर आपने बोल दिया कि नहीं नहीं नहीं, ये तो पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी है, देन इन दैट केस उसको सभी तभी अटैच किया जा सकता है अगर पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी कम पड़ जाए। तो आप समझेंगे पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी डिटरमाइन करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें एक्ट ने एक बात क्लियर करी, उसने कहा है कि अगर कोई पार्टनर की प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी फर्म यूज कर रही है, देन दैट बाय इटसेल्फ डज नॉट मीन कि वो प्रॉपर्टी पार्टनर्स की प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी हो गई, अनलेस अ क्लियर इंटेंशन अपीयर्स। जब तक पार्टनर बोल के उस प्रॉपर्टी को पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप असेट की तरह इंट्रोड्यूस नहीं करता, अपने कैपिटल की तरह इंट्रोड्यूस नहीं करता, तब तक वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी नहीं बनेगी। तो कल को अगर आप समझें वो ऑफिस जहां पर उसके नाम उसकी रजिस्ट्री पार्टनर के अपने नाम पर है, भले ही वहां पार्टनरशिप का ऑफिस क्यों ना चल रहा हो, वो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी, बिकॉज क्लियर इंटेंशन है कि पार्टनर ने अपने पर्सनल नाम पे प्रॉपर्टी ली हुई है, वो यूज करने के लिए दे रहा है। मैं गाड़ी लेके जाता हूं, सारे पार्टनर चलाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है वो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी बन गई, बिकॉज देयर इज क्लियर इंटेंशन कि वो गाड़ी मेरी अपनी है। हाँ, कोई पार्टनर किसी दिन चाहे तो क्या वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी बना सकता है? यस, वो पार्टनरशिप में ले जाए, उसे क्या कहे, पार्टनरशिप में कैपिटल कंट्रीब्यूशन नाम से मेरी प्रॉपर्टी ऐड कर लो, आज से हम सबकी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी हो गई, फाइन इनफ। हो सकता है बाकी पार्टनर उसको उसके बदले थोड़ी बहुत रेम्युनरेशन भी दें, या उसका मतलब कंसिडरेशन भी दें कि तुम अपनी गाड़ी लाए हो, कायदे से तुम्हारी पूरी गाड़ी बनती है, इसमें से अब क्योंकि तुम्हारा मान लो हम दो पार्टनर है तो आधा हिस्सा रह गया, आधी पेमेंट तुम रख लो इसकी, एंड ही इंट्रोड्यूसेस इट इन द पार्टनरशिप फॉर्म। तो इन दैट केस हम ये कह सकते हैं कि हाँ, अब से मुद्दे की बात क्या आई, आप कैसे डिटरमाइन करेंगे कि पार्टनरशिप की ये प्रॉपर्टी पार्टनरशिप की है या नहीं है। पहले आपको ये बात मैंने समझाई कि क्यों जरूरी है डिटरमाइन करना, क्योंकि पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के ऊपर क्रेडिटर्स का राइट होता है, और पर्सनल प्रॉपर्टी पर राइट तब आता है जब पार्टनरशिप प्रॉपर्टी कम पड़ जाती है। तो हमें डिटरमाइन कैसे करेंगे? इट अल्टीमेटली डिपेंड्स अपॉन द रियल इंटेंशन एंड द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर्स। उन्होंने लिख तो दिया लेकिन ये पता करना बड़ा मुश्किल होता है, फिर उन्होंने क्लियर किया। 10, अ मियर फैक्ट की प्रॉपर्टी को फर्म यूज कर रही है, it shall not itself make it a partnership property unless it is intended to be treated as such। जब तक कोई क्लियर इंटेंशन दिखती नहीं कि पार्टनर्स इसको पार्टनरशिप प्रॉपर्टी की तरह ही मान रहे हैं, टिल दैट पॉइंट भले ही एक पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी पार्टनरशिप फॉर्म में यूज भी हो रही हो, देन ऑल्सो वी कैन नॉट गो हेड एंड से कि वो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी बन गई। हाँ, पार्टनर किसी भी दिन बाय एग्रीमेंट अपनी प्रॉपर्टी चाहे तो पार्टनरशिप फॉर्म में डाल सकता है, उस पर कोई रोक नहीं है। ठीक है, यहां तक बात समझ आती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, दैट इज गुडविल। गुडविल क्या होता है समझते हैं। गुडविल क्या होता है? बेसिकली आपकी रेप्यूटेशन की वैल्यू। तो हमने डिफाइन किया गया, गुडविल में बी डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस। अब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कैसे करते थे? वो सुपर प्रॉफिट निकालते थे, नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करते थे। बेसिकली आप करते क्या थे, अगर आप उस मेथड को समझें तो वो क्या कह रहा था कि मैं अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा कमाता हूं, वो ज्यादा कितना कमाता हूं उसको आप एक नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते थे, आपको गुडविल की वैल्यू आ जाती थी। यही करते थे आप। क्या करते थे? नॉर्मल प्रॉफिट निकालते थे, उसमें से अपनी
नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के बाद देखते थे आपका प्रॉफिट कितना है, आपके प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट आप माइनस करते थे, आपको पता चलता था नॉर्मल प्रॉफिट 10,000 होना चाहिए था। मैं 15,000 कमाता हूं, वो 5,000 किस वजह से आ रहा है मेरे पास, क्योंकि मेरी मार्केट में गुडविल है। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट गुडविल। तो गुडविल क्या होती है, जहां because of your reputation you start earning profits over and above the normal level of profits जो बाकी कमाते हैं, और ये आप कितना समय तक कमाते रहते हैं उसको हम कहते थे नंबर ऑफ इयर्स परचेज, उससे मल्टीप्लाई करते थे, आपको गुडविल की वैल्यू मिल जाती थी। वही डेफिनेशन इसने यहां लिखी है, देखिए गुडविल में बी डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस हाउस इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स expected in future over and above the normal level of profits earned by an undertaking belonging to same class of business। समझ आता है गुडविल क्या होता है, कि आप रेपुटेशन की वजह से जो प्रॉफिट्स कमाते हैं ओवर एंड अबाउ द नॉर्मल लेवल ऑफ प्रॉफिट्स जो आपके कॉम्पिटिटर कमाते हैं, दैट इज व्हाट इज नोन एज द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब ये गुडविल क्या नॉर्मल एसेट की तरह होती है? यस। क्या ये गुडविल बिक जाती है? बिल्कुल यस। लास्ट में इस गुडविल को आप ट्रीट करते थे कि गुडविल कितनी वैल्यू आई, उसको पार्टनर्स खरीद उसको जो वैल्यू में बिकती है तो पार्टनर्स का उसके ऊपर राइट होता है। अच्छा, गुडविल सेल होती है, हमने ये चीज समझी, गुडविल कैन बी सोल्ड। अब आपने गुडविल एक बार सेल कर दी, कई बार क्या होता है, मान लीजिए मैं अपनी पार्टनरशिप फर्म है, हम लोग अपनी पार्टनरशिप फर्म बंद कर रहे हैं और हम क्या कह रहे हैं, हम अपनी गुडविल किसी को सेल करते हैं। एक पर्सन आता है वो मेरी गुडविल खरीदना चाहता है। गुडविल खरीदने का मतलब क्या हो गया, वो कह रहा है आज से आपका नाम मैं इस्तेमाल करना शुरू करूंगा ताकि लोगों को ये लगे कि आप ही काम कर रहे हैं, ताकि आपकी उस कमाई हुई इज्जत का फायदा, रेपुटेशन का फायदा मैं उठा सकूं। ठीक है, दैट इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ परचेज ऑफ गुडविल इज। कई बार वो बायर क्या कहता है कि सर क्योंकि आप बिजनेस छोड़ के जा रहे हैं, आप अपनी रेपुटेशन मुझे बेच के जा रहे हैं, अगर आपने बाहर जाकर फिर यही काम दोबारा शुरू कर दिया तो लोगों को पता चल जाएगा ना कि ये आप नहीं है जो पुराना काम चला रहे हैं, आपने तो नया काम शुरू कर दिया है बिल्कुल सेम। तो मुझे गुडविल का फायदा कहां मिलेगा? सपोज करें मैं अपनी एकेडमी बंद करता हूं और मैं अपने गुडविल किसी को बेचता हूं, ठीक है, ही कंटिन्यू कम्स हियर एंड स्टार्ट्स कैरिंग ऑन द नेम इन द सेम एकेडमी, वो एवीजे एकेडमी नाम से काम करना शुरू कर देता है। उसने ऐसा क्यों किया, मुझे गुडविल के पैसे क्यों दिए? बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स कि एवीजे एकेडमी मार्केट में एक नाम रख के बैठी हुई है, इट इज कैरिंग ऑन बिजनेस फॉर लास्ट 10 ईयर्स, तो उस वजह से इसका मार्केट में नाम है, इस वजह से स्टूडेंट्स इसके पास आते हैं। मैंने क्या किया, ये नाम बंद किया और थोड़े दिन बाद जाकर अपने नाम से, साहिल ग्रोवर के नाम से इसी जगह साथ में एक बिजनेस खोल के बैठ गया। क्या एवीजे पुराने वाले लोगों को दिक्कत आएगी? बिल्कुल आएगी। नए बायर को कहेगा सर ये क्या तरीका हुआ, आप मुझे एवीजे का नाम बेच के गए हो और खुद साथ में सेम काम शुरू करके बैठ गए। अब तो लोगों को पता चल गया ना कि ये वो पुराने वाले एवीजे के मालिक, तो ये पुराने वाले एवीजे के ओनर तो शिफ्ट करके नया काम शुरू करके बैठ गए हैं। द पॉइंट इज गुडविल बेचने के बाद अक्सर जो बायर ऑफ गुडविल है, ही कैन गो हेड एंड इंपोज सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस कि आप एज पार्टनर्स दोबारा सिमिलर बिजनेस कैरी ऑन नहीं करेंगे फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड इन ए सर्टेन लोकेलिटी। ये बात हमने पहले पढ़ी थी। क्या ये सेक्शन 27 जो मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पढ़ाया था, बताया नहीं था हमने, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, क्या ये इसकी एक्सेप्शंस में आता था कि बायर ऑफ गुडविल हमेशा सेलर ऑफ गुडविल के ऊपर एक थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि आप सिमिलर बिजनेस कहीं पर भी स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर, एक स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स के अंदर कैरी ऑन नहीं करेंगे। लेकिन हमने ये बात क्या पढ़ी थी, दिस रिस्ट्रिक्शंस हैव टू बी रीजनेबल। कौन सा सेक्शन था ये? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 27। तो हमने कहा इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं और ये सेक्शन 27 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, प्रोवाइडेड जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं, दिस रिस्ट्रिक्शंस आर रीजनेबल। ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये अनरीजनेबल नहीं होनी चाहिए। यानी वो ये ना कहे कि आप पूरे भारत में अब कहीं भी नहीं पढ़ाएंगे, नो दैट इज अ प्रॉब्लम। ये रिस्ट्रिक्शन अब थोड़ी सी अनरीजनेबल हो जाती है। तो हमने गुडविल देखा, गुडविल क्या होती है, गुडविल को डिफाइन किया हमने। गुडविल बेसिकली नॉर्मल एसेट की तरह होती है, इट कैन बी सोल्ड, और सेल करते समय कई बार बायर ऑफ गुडविल आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि आप सेम सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस रीजनेबल टाइम के लिए एक रीजनेबल लिमिट्स के अंदर, एक रीजनेबल स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स के अंदर कैरी ऑन नहीं करेंगे, देन दिस एग्रीमेंट इज वैलिड। सेक्शन 27 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अगेंस्ट जाता है, बट इट्स कवर्ड इन द एक्सेप्शंस, प्रोवाइडेड ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये रीजनेबल होनी चाहिए। अच्छा, सेक्शन 14 ने एक बात और कही। उसने क्या बोला सेक्शन 14 ने, कि एक रूल जनरली काम करता है कि जो फर्म की प्रॉपर्टी, राइट्स एंड इंटरेस्ट जो अक्वायर किए गए हैं फर्म के पैसे से, दैट मींस फर्म के पैसे से अगर आपने फर्म की प्रॉपर्टी कोई असेट एक्वायर किया है, तो जनरली उसने क्या कहा कि ये प्रॉपर्टी फर्म की प्रॉपर्टी मानी जाती है। व्हाट डज दिस मीन? मान लीजिए फर्म के अकाउंट में से पैसा निकाला गया
ऑब्वियसली पार्टनरशिप फॉर्म में उसका बैंक अकाउंट होगा और उससे एक गाड़ी खरीद ली गई। ठीक है जी, पहली इंप्लीकेशन या पहली अजम्पशन क्या होगी, क्योंकि फॉर्म के पैसे से खरीदी जा रही है इसलिए फॉर्म की प्रॉपर्टी है। लेकिन उसने क्या लिखा, अनलेस ए कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स। इसका क्या मतलब है, उसने कहा ये रूल भी कोई कंक्लूसिव टेस्ट है नहीं। वैसे कई बार क्या होता है कि फॉर्म की प्रॉपर्टी से, फॉर्म के पैसे से प्रॉपर्टी खरीदी जा रही होती है, लेकिन वो फॉर्म की प्रॉपर्टी नहीं बनती, वो पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी होती है। ऐसे कैसे, समझिए। एक दिन एक मिस्टर ए पार्टनर थे, उन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म के अकाउंट में से 5 लाख रुपए निकाले, जाके गाड़ी खरीद लाए। ठीक है जी, गाड़ी की आरसी अपने नाम में कराए। अब इतनी बात होती है तो हम फिर भी कहते हैं कि भैया नहीं, तुम आरसी अपने नाम में करा भी आए हो, स्टिल क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म के पैसे से प्रॉपर्टी आई है तो पहली इंटेंट तो वो अजम्पशन क्या रहेगी कि पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है। यहां तक बात समझ आती है। तो हमने पहली बात क्या लिखी, अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स, कि कोई भी प्रॉपर्टी जो पार्टनरशिप के पैसे से ली गई है, जो पार्टनरशिप के मनी से ली गई है, वो ये मानी जाती है कि पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है। अब अनलेस कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स का क्या मतलब है, पार्टनर है, देखिए सर मैं ना ये 5 लाख रुपया ड्रॉइंग्स के रूप में लेके जा रहा हूं, आप इसकी एंट्री डाल लीजिए, आप मेरे कैपिटल अकाउंट को कम कर लीजिए और ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट कर लीजिए। यू कैन अंडरस्टैंड, इससे एक चीज क्लियर आ रही है, वो खुद क्या कह रहा है, नहीं मैं अपने पैसों से खरीद रहा हूं, मैंने खाते में से पैसे क्यों निकाले हैं, इसको मेरे को आप ड्रॉइंग्स में लिख दो, या इसको आप ये मान लीजिए कि आपने मुझे लोन दिया है, मुझे अपने डेटर की तरह दिखा दीजिए बैलेंस शीट के अंदर कि आपने मुझसे पैसे लेने हैं। इस केस में क्या है, अगेन क्लियर इंटेंशन दिख रही है कि जो ये प्रॉपर्टी है ये पार्टनर अपने नाम पे खरीदना चाह रहा है, भले ही पार्टनरशिप के एसेट से खरीदी गई है, पार्टनरशिप की मनी से खरीदी गई है, लेकिन क्लियर इंटेंशन दिख रही है कि क्योंकि वो अपने आप को डेटर दिखाने को तैयार है बुक्स के अंदर, वो क्या कह रहा है, डेटर दिखा लो, ड्रॉइंग्स मान लो मेरी, बट है मेरी प्रॉपर्टी। तो उस केस में क्या होगा, हमने पहले बात क्या लिखा, अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स, property and rights and interest in a property acquired with the money belonging to the firm are deemed to have been acquired for the firm। जनरल रूल क्या है कि प्रॉपर्टी जब फर्म के मनी से एक्वायर की जाए तो फर्म की प्रॉपर्टी मानी जाती है, बट देयर इज ऑलवेज अ रूल कॉल्ड अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स। वो कैसे अपीयर होती है मैंने आपको बता दी, जनरली कैसे अपीयर होती है कि उसने ये कह दिया कि आप मैं इसको मेरी ड्राइंग्स मान लीजिए, उसने ये कह दिया कि इसके बदले मुझे आप अपना डेटर मान लीजिए, मैं पैसे वापस करूंगा आपको। सो इन दिस केसेस इट्स अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन जो क्लियरली दिख रही है। इन दिस केस भले ही प्रॉपर्टी पैसे या मनी जो यूज हुई है वो पार्टनरशिप फर्म की हुई है, स्टिल इट इज एज्यूम्ड कि ये प्रॉपर्टी पार्टनर की अपनी प्रॉपर्टी है। ठीक है, दिस इज ऑल जो सेक्शन 14 बोलता है। सेक्शन 14 का हमने पूरा कवर किया कि पार्टनर की प्रॉपर्टी 3 तरह से एक्वायर हो सकती है, गुडविल एक उसमें से प्रॉपर्टी है, गुडविल बेची जा सकती है, सेक्शन 27 का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है उस केस में, उसके एक्सेप्शन में, एंड फाइनली अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स, तो वो वाली प्रॉपर्टीज जो आपने पार्टनरशिप के पैसे से मनी से एक्वायर करी है, जनरली ये माना जाता है कि ये प्रॉपर्टी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टीज होती हैं। सेक्शन 15 क्या बोलता है, जनरल सी बात बोलता है, वो कहता है कि पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी अगर है तो वो पार्टनरशिप के लिए ही यूज होनी चाहिए। दैट मींस द प्रॉपर्टी ऑफ ए फर्म शैल बी हेल्ड एंड यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ द फर्म, नो पार्टनर शुड यूज द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल बेनिफिट। पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है तो वो पार्टनरशिप के लिए, ऑफिस के काम के लिए ही, पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए यूज होनी चाहिए, पार्टनर्स उसको पर्सनल यूज के लिए नहीं यूज कर सकते, अनलेस सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्ररी। यहां समझे, ये सेक्शन में किससे शुरू होता है, सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। आपने पार्टनरशिप के अंदर एक गाड़ी ले रखी है, पार्टनरशिप के पैसों से ली थी, पार्टनरशिप के सेट्स में ही लिखते हैं, तो दैट मींस किसकी किसकी प्रॉपर्टी है, पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी है, दैट मींस आप सबकी जॉइंट प्रॉपर्टी है। अब कोई एक पार्टनर क्या कहता है, इसको मैं पर्सनली घर के लिए यूज करूंगा, मैं ही रखूंगा इस गाड़ी को, रख सकता है, नहीं रख सकता एज पर जनरल रूल। बाकी लेकिन अगर बाकी 2 पार्टनर मान जाएं तो करे भैया पर्सनल यूज, क्योंकि आप समझें पार्टनरशिप एक्ट डेट क्या कहता है, मैं जनरल यूज दे रहा हूं, बाकी आप कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो करना चाहो आपकी फॉर्म में भैया जैसे मर्जी देखो। तो जनरल रूल क्या है कि पार्टनरशिप के लिए अगर आपने प्रॉपर्टी एक्वायर करी है, द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी कैन ओनली बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस ओनली। कोई भी पार्टनर उसको पर्सनल यूज के लिए नहीं लेके जाएगा, बट it is always subject to a contract between the partners। if the partners permit, go ahead, यूज करिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। इससे अच्छा एक चीज समझ आती है, हमने क्या कहा, पार्टनरशिप की जो प्रॉपर्टी होती है वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप सबकी जॉइंट प्रॉपर्टी होती है, सबका उस प्रॉपर्टी में
कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट होता है। कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब है? हम सबको पता है कि यहाँ जितने भी असेट्स हैं, तीन पार्टनर है, उन तीनों को पता है इन तीनों के अंदर हम इन सारे असेट्स के अंदर, इस कंप्यूटर के अंदर, इस चेयर के अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर, इस एसी के अंदर, इस गाड़ी के अंदर हम सबका इंटरेस्ट है, क्योंकि ये पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है। और पार्टनरशिप कोई सेपरेट लीगल एंटिटी तो होती नहीं। पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? उन तीन पार्टनर्स की इकट्ठी प्रॉपर्टी है। ठीक है, उनको यह भी समझ आता है कि जब पार्टनरशिप बंद होगी, या तो इन सारी प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा और हम तीनों में हिस्सा बांटा जाएगा। लेट अस से इक्वल प्रोपोर्शन में है, 1:1 में पार्टनर्स हैं, तो हम तीनों का बराबर का अधिकार है। लेकिन एक्ट क्या कहता है? जब तक पार्टनरशिप फर्म चल रही है, कोई पार्टनर ये नहीं कह सकता कि ये प्रॉपर्टी मेरी, ये तेरी, ये एसी तेरा, ये गाड़ी तेरी। दैट मीन्स यू कैन नॉट पिन पॉइंट कि मेरा 1/3 हिस्से में ये प्रॉपर्टियां आती हैं, तुम्हारे 1/3 हिस्से में ये प्रॉपर्टियां आती हैं, और तुम्हारे 1/3 हिस्से में ये प्रॉपर्टियां आती हैं। क्योंकि ये बात कब सा होगी? जब पार्टनरशिप बंद होगी। जब तक पार्टनरशिप चल रही है, आपका क्या इंटरेस्ट है? कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट है, कॉमन इंटरेस्ट है, जॉइंट इंटरेस्ट है। कोई सेपरेट इंटरेस्ट नहीं है कि आप ये बोल सकें कि ये गाड़ी मेरी है, या हमारे पास 3 गाड़ियां, ये वाली तेरी, ये वाली तेरी और ये वाली तेरी। दिस इज नॉट पॉसिबल। फिलहाल जब तक बिजनेस चल रहा है, तीनों गाड़ियां ही आप तीनों की हैं। हां, जब बिजनेस बंद हो जाएगा, हो सकता है उस समय यह फैसला हो कि ये वाली गाड़ी तू ले जा, ये वाली तू ले जा, ये वाली तू ले जा। या एक फैसला और हो सकता है, भैया तू तीनों गाड़ियां ले जा, मुझे गाड़ी चाहिए ही नहीं, मैं उसके बदले ऑफिस रख रहा हूं। ऐसा भी हो सकता है। इसलिए ये जब तक बिजनेस बंद नहीं होता, ये कह देना कि कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को आप हाथ लगा के कह दोगे कि ये मेरी, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक बिजनेस चल रहा है, तब तक कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट है। हां, एक बार पार्टनर्स ने बिजनेस बंद कर लिया, देन दे कैन डिसाइड कि ये प्रॉपर्टियां कैसे बांटनी है। इसलिए हम क्या कहते हैं? पार्टनर्स का प्रॉपर्टी में प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट नहीं होता। प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट, जहां इंटरेस्ट ना होने का मतलब क्या हुआ? वो ये नहीं कह सकते कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। उनको पता है मेरा अधिकार है, लेकिन उनको यह भी पता है ये कॉमन अधिकार है, साझा अधिकार है, बटा हुआ अधिकार है। किसी और के पास भी अभी इस प्रॉपर्टी में अधिकार है। कल को जब ये अधिकार सेटल होने शुरू होंगे, जब पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाएगी, देन यू कैन गो अहेड एंड से कि हां, मुझे ये गाड़ी मिली, अब इस गाड़ी के ऊपर सिर्फ मेरा राइट है, मेरा इसके ऊपर प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है। उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट। इसलिए समझते हैं वो सोल प्रोप्राइटर वर्ड का क्या मतलब होता था? जो अकेला काम करता है। मैंने क्या कहा? प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट। प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया? मालिकाना हक, यानी कि और सिर्फ मेरा मालिकाना हक। तो अभी तक आप समझें, जब तक बिजनेस चल रहा है, ड्यूरिंग द सब्सटेनेंस ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप असेट्स में आपका कैसा राइट होता है? कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट होता है, जॉइंट इंटरेस्ट होता है। लेकिन क्या बाद में प्रोप्राइटरी में कन्वर्ट हो सकता है? यस। जब पार्टनरशिप फर्म बंद होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगा असेट्स का, तो जो असेट्स आपके हिस्से आएंगे, उनके ऊपर आपका जो इंटरेस्ट होगा, दैट इज अ प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट। इतनी सी बात बोली सेक्शन 15 ने। 14 ने बताया पार्टनरशिप प्रॉपर्टी क्या होती है, 3 तरीके बताए उसको एक्वायर करने के। 15 ने क्या बताया कि जो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है, इट शुड बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप ओनली। पार्टनर्स इसको पर्सनल कामों के लिए या पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज नहीं कर सकते, बट दिस रूल इज सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी। और जब तक पार्टनरशिप फर्म चल रही है, पार्टनरशिप के असेट्स के अंदर आपका जॉइंट इंटरेस्ट है, कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट है, कोई प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, वी आर डन विद दिस। आगे चलते हैं, सेक्शन 16 की बात करते हैं। एन इंपॉर्टेंट सेक्शन। सेक्शन 16 क्या कहता है? सेक्शन 16 सेज पर्सनल प्रॉफिट अर्न्ड बाय पार्टनर्स। अब इसका क्या मतलब होता है? पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द पार्टनर्स। पार्टनरशिप का जो रिलेशन है, इट इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस। ये बात आप समझ चुके कि हम लोग म्यूचुअल एजेंसी तक मान जाते हैं कि किसी और के काम के लिए किए हुए इस गलती के लिए हम जिम्मेवार होते हैं। अगर वो कोई काम करके आता है और उससे लॉस होता है, तो सारी पार्टनरशिप फर्म उस लॉस को बियर करती है। दैट मींस द होल पार्टनरशिप फर्म गोज अहेड एंड बियर्स दैट लॉस। ये बात समझ आती है हमें? अब आप समझिए ये रिलेशन कैसा है? ट्रस्ट का रिलेशन है। अब इस ट्रस्ट को, इस भरोसे को तोड़ना नहीं चाहिए। दैट मीन्स हम क्या कहते हैं? पार्टनर साहब, आप अगर पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं, तो आप सबके लिए कर रहे हैं बिजनेस, उसके लिए आप कॉमन एडवांटेज के लिए करिए। हमने पढ़ा था वहां पे सेक्शन, उसके अंदर काफी ड्यूटी में सी में क्या लिखा? सेक्शन 9 में ड्यूटीज टू कैरी ऑन द बिजनेस फॉर
जनरल कॉमन एडवांटेज, सबके फायदे के लिए काम करिए। अगर आप बिजनेस करते करते देखें यहां तो मैं खुद भी फायदा पर्सनल प्रॉफिट कमा सकता हूं और आप पर्सनल प्रॉफिट कमाना शुरू कर दें, बाकी पार्टनर्स को बड़ा दुख होगा। वो क्या कहेंगे, नहीं नहीं नहीं, अब आप पार्टनर वाली हरकत नहीं कर रहे, आप तो अपने फायदे की सोच रहे हैं। तो हमने क्या कहा, कोई भी पार्टनर अगर पर्सनल प्रॉफिट कमाता है फर्म को बताए बिना, फर्म को धोखे में रखकर अपने फायदे के लिए काम करना शुरू कर देता है, तो फर्म हमेशा क्या कह सकती है, ये जो आपने प्रॉफिट कमाया है इसको अकाउंट फॉर करिए और इसको पार्टनरशिप फर्म को वापस करिए। अब इसका क्या मतलब है, लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक पार्टनरशिप फर्म थी से उसके अंदर 3 पार्टनर थे ए बी सी, ठीक है। इसमें से मिस्टर ए को ये मान लीजिए तीनों पार्टनर्स मिलकर क्या काम करते थे, लेट अस से इनका शुगर रिफाइनरिंग का बिजनेस था। आपकी बुक में भी ये एग्जांपल दिया हो तो ये एग्जांपल ले रहा हूं। शुगर को रिफाइन करने का बिजनेस था, शुगर मिल चलाते थे, बेसिकली रिफाइनरी चलाते थे। उसके अंदर क्या होना शुरू हुआ, ऑब्वियसली शुगर खरीद के, पीछे से गन्ने खरीद के लाते थे या शुगर खरीद के लाते थे और आगे उसको रिफाइन करके बेचते थे। इन्होंने ए की ड्यूटी लगाई कि ए साहब आपको ना एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, इनफैक्ट ए अपना ना बाहर यहां आने से पहले होलसेल ग्रोसर का बिजनेस भी चलाता था, जहां वो चीनी में डील करता था, चीनी का होलसेलर था। तो एक को अच्छी नॉलेज थी मार्केट की। उसने क्या देखा कि मार्केट में ना चीनी का प्राइस हर समय ऊपर नीचे होता रहता है, और क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में इसको चीनी खरीदनी होती है तो इसके लिए मेन कॉस्ट ही क्या है कि चीनी का प्राइस क्या है। इसने क्या किया, जब चीनी मार्केट में सस्ती थी इसने अपने पास खरीद के रख ली। बाद में जब पार्टनरशिप फर्म ने इसकी ड्यूटी लगाई, जाओ पार्टनरशिप फर्म के लिए चीनी खरीद के लाओ, इसने ये सस्ती चीनी उठाई और पार्टनरशिप फर्म को बेच दी और बीच में प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। और पार्टनरशिप फर्म को यह बताया तक नहीं कि यह चीनी मेरी खुद की है जो मैं खरीद के ला रहा हूं। दैट मीन्स मैं अपना सामान ही आपको बेचे चले जा रहा हूं। पार्टनर ने क्या किया, अपनी सस्ती खरीदी हुई प्रॉपर्टी, अपनी सस्ती खरीदी हुई चीनी पार्टनरशिप फर्म में जब उसकी ड्यूटी लगाई गई कि वो अपने पार्टनरशिप के लिए खरीद के लाए, अपना सस्ता सामान महंगे रेट में बेच दिया क्योंकि अब प्राइस बढ़ चुका था और बीच में प्रॉफिट कमा गया। इसको हम कहते हैं पार्टनर ने सीक्रेट प्रॉफिट कमाया है। और लॉ क्या कहता है, पहले पॉइंट में, अगर कोई भी पार्टनर सीक्रेट प्रॉफिट कमाता है, ड्यूटी टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट्स डिराइव्ड, सेक्शन 16 पार्ट 1 एक बात कहता है कि सेक्शन 16 में 2 बातें बोली हैं। तो पहली बात हमने क्या करी, ड्यूटी टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट्स, यानी कि आप पर्सनल प्रॉफिट्स नहीं कमाएंगे। अब कमा सकते हैं पूछ के, पार्टनरशिप फर्म को पता है ये हो रहा है, बाकी दोनों पार्टनर को कोई तकलीफ नहीं है, फिर लॉ को भी कोई तकलीफ नहीं है। वो कहता है भैया जब बाकी पार्टनर्स ही एग्री कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है। बट हां, अगर आप बिना बताए ऐसा कर रहे हैं तो फिर आप ट्रस्ट तोड़ रहे हैं। और लॉ क्या कहता है इस केस में, अगर बाकी 2 पार्टनर को पता चला तो दे कैन ऑलवेज गो अहेड एंड से, ये जो आपने सीक्रेट प्रॉफिट कमाया है ना, आप हमें 100 रुपए केजी के हिसाब से बेच रहे हैं, जबकि आप खुद 60 रुपए केजी खरीद के लाए थे। ये 40 रुपीज केजी का जो आपने प्रॉफिट कमा लिया ना बीच में, ये आप फर्म के अकाउंट में जमा कराइए। That means they can ask for accounting of this profit and they can ask the partner to pay it to the firm. तो पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, ड्यूटी टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट्स derived when a partner derives any profit for himself from any transaction of the firm or from the use of the property or business connection of the firm or firm name, he must account for that profit and pay it to the firm। यानी कि जब पार्टनर पार्टनरशिप के लिए काम कर रहा हो तो पार्टनरशिप के कॉमन एडवांटेज के लिए ही काम करना चाहिए। उस केस में उसको पर्सनल प्रॉफिट नहीं कमाना चाहिए। कमा रहा है पर्सनल प्रॉफिट, बता के कमा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हमें किस चीज से है कि आप सीक्रेट प्रॉफिट मत कमाइए, छुपा के काम मत करिए, क्योंकि जब आप छुपा के काम करते हैं उस केस में बेसिकली आप क्या करते हैं, यू आर ब्रीचिंग द ट्रस्ट जो आपके ऊपर डाला गया। और पार्टनरशिप फर्म फिर आपको क्या कहती है, नहीं इस केस में आप धोखा दे रहे हैं हमें, तो आप हमने क्या करें, जो प्रॉफिट कमाया है वो प्रॉफिट वापस करिए। सेकंड, पहली ड्यूटी समझ आ गई, ड्यूटी नॉट टू मेक एनी प्रॉफिट्स। और पर्सनल प्रॉफिट्स कमाते हैं तो उस प्रॉफिट्स को आपको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा सेक्शन 16 में। सेकंड बात देखें, ड्यूटी टू अकाउंट एंड पे प्रॉफिट्स ऑफ कंपीटिंग बिजनेस। ये समझे इसमें क्या कहानी है, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, थोड़ा टेक्निकल के अंदर 2-3 बातें आ जाती हैं इसके अंदर। सारी बातें मैं आपको बिल्कुल क्लियर वो डालता हूं आपके लिए, आप समझिए। ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, ये पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं।
तीनों पार्टनर्स हैं, काम भी करते हैं। अब एक समय बाद क्या आता है, उनको समझता है बिजनेस तो शुरू हो गया, चल ही रहा है। ये क्या कहता है, मैं अपना एक और बिजनेस खोलना चाहता हूं, बार खोल लूं। बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं, क्या पार्टनर्स पार्टनर्स रहते समय कोई और बिजनेस भी कैरी ऑन कर सकते हैं? लोग कहते हैं जी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टनर्स कैन गो हेड एंड कैरी ऑन एनी अदर बिजनेस, अगर वो पार्टनर्स हैं भी सही। लेकिन सेक्शन 11 में ये पावर भी दी गई कि आप, सेक्शन 11 क्या कहता था, आप अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज खुद डिटरमाइन करिए। तो सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 ने ये बात क्लियर लिखी कि अगर पार्टनर्स चाहें तो अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के ऊपर, यानी कि जो बाकी पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप फर्म आपस में रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि कोई भी पार्टनर ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप कोई भी और काम नहीं करेगा बाहर जाके। क्या रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल लगा सकते हैं, यानी कि हम कोई भी बिजनेस नहीं करेंगे जब तक हम पार्टनर में हैं, पार्टनरशिप में है, तो हम सिर्फ पार्टनरशिप का काम करेंगे। और अगर आप ऐसी कंडीशन लगाते हैं तो ये सेक्शन 27 एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है उसके अगेंस्ट नहीं जाएगी। ये बात सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 लिखता है। ठीक है, अब पहली बात तो ये समझ आती है, अगर मैं समराइज करना शुरू करूं इस बात को, कि अगर तो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है तो ऑब्वियसली पार्टनर कोई काम कर ही नहीं सकता जब तक वो पार्टनर है, और ये रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है बिकॉज ऑफ इलेक्शन सेक्शन 11 सबसेक्शन 2। अगर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई तो लॉ क्या कहता है, आप बाहर जाके दूसरा बिजनेस कर सकते हैं। अब जो ये दूसरा बिजनेस है, ये दूसरा बिजनेस दो तरह का हो सकता है। मान लीजिए एबीसी तीन पार्टनर्स हैं, इसमें से ए पार्टनर है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई एबीसी ने, ये एक दूसरा बिजनेस करना शुरू कर देता है बाहर जाके, और एबीसी फर्म जैसे हमने पिछले एग्जांपल में लिया, ये शुगर रिफाइनिंग का बिजनेस करती है। ए बिजनेस जो खोलता है, ए का बिजनेस है, वो ऑटोमोबाइल्स के स्पेयर पार्ट्स बेचता है। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कंपीटिंग बिजनेस, यानी कि जो काम आप कर रहे हैं उसका आपकी फर्म के बिजनेस के साथ कंपटीशन नहीं है, इट्स ए नॉन कंपीटिंग बिजनेस। समझ आता है नॉन कंपीटिंग बिजनेस का मतलब? यानी कि पार्टनर यहां पर ऑटोमोबाइल पार्ट्स के स्पेयर पार्ट्स बेच रहा है, और पार्टनरशिप फर्म क्या करती है जिसमें वो पार्टनर है, वो चीनी बेचती है, शुगर बेचती है। कोई लेना देना दोनों बिजनेस का आपस में नहीं है। हमने क्या कहा, ये नॉन कंपीटिंग बिजनेस है। या ए क्या करता है, बाहर आकर चीनी का बिजनेस ही खोल लेता है। अब आप समझें, इसको आप क्या बोलेंगे, कंपीटिंग बिजनेस। इसमें से किस केस में ए बी और सी को तकलीफ होने वाली है? सर इस केस में होने वाली है। वो क्या कहेंगे, ये क्या मजाक है, जो काम पार्टनरशिप में करते हैं तुम बाहर जाके हमारे ही कॉम्पिटिटर बनकर बैठ गए। समझ आ रहा है, उसने अपना पर्सनल काम खोल लिया, और वो भी कौन सा, कंपीटिंग बिजनेस। तो लॉ ने अब रूल्स बनाने शुरू किए। उसने कहा देखिए, अगर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पहले मैं वो रूल बता देता हूं, तो अगर कोई भी पार्टनर बाहर जाके कंपीटिंग बिजनेस करेगा और उस कंपीटिंग बिजनेस का में कोई प्रॉफिट कमाएगा, तो ही विल हैव टू अकाउंट फॉर दैट प्रॉफिट एंड पे इट टू द फर्म। यानी कि आम भाषा में क्या होगा, अगर ए बाहर जाकर शुगर का बिजनेस ही खोल लेता है और उसमें कुछ प्रॉफिट कमाना शुरू कर देता है, पार्टनरशिप फर्म क्या कह सकती है, सर जी ये नहीं चलेगा, वो प्रॉफिट जो कमाया है ना वो आप इसलिए कमा रहे हो क्योंकि आप हमारे पार्टनर हो, या उस ऐसे नहीं भी कमा रहे तो हम कंपीटिंग बिजनेस नहीं करने दे सकते, लाओ वो प्रॉफिट हमें वापस करो। तो दिस इज फर्स्ट रूल। हमने क्या लिखा, कंपीटिंग बिजनेस के प्रॉफिट को अकाउंट फॉर करना होता है। सर इस बिजनेस का क्या होगा, मान लो वो ऑटोमोबाइल का बिजनेस चला रहा था, इसके अंदर कुछ कमाता है, इसके अंदर प्रॉफिट्स कमाता है, क्या इसको अकाउंट फॉर करना है? लोग कहते हैं नहीं, ये उसको वो चाहे तो रिटेन कर सकता है। यानी कि अभी तक हमने रूल क्या समझा, कि अगर पार्टनर कोई कंपीटिंग बिजनेस करता है विद दैट ऑफ द फर्म, ही विल हैव टू अकाउंट फॉर द प्रॉफिट्स ऑफ दैट बिजनेस एंड पे इट टू द पार्टनरशिप फर्म। हाउएवर अगर वो नॉन कंपीटिंग बिजनेस कर रहा है, then he does not need to account for the profits and he can continue retaining those profits। ठीक है, ये बात मैंने लिखी हुई है बुक में। अब देखें सर, ये वाली बात तो होगी जब रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई थी। मान लो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, सेक्शन 11 ने लिखा हुआ था एग्रीमेंट के अंदर, सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 के हिसाब से हमने एग्रीमेंट में लिख लिया कि जब तक कोई भी पार्टनर रहेगा हमारा, वो बाहर जाके कोई भी बिजनेस नहीं करेगा, कंपीटिंग हो या नॉन कंपीटिंग हो, बात ही खत्म। क्या पहली बात मैं ऐसा कर सकता हूं? कर सकता हूं, 11 सबसेक्शन 2 ने लिख के बोला। अच्छा
अब सर ए ने फिर वही बदतमीजी करी, उसने बाहर जाके नॉन कंपीटिंग और कंपीटिंग दो केसेस बना लेते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, उसने बाहर जाके काम करना शुरू कर दिया। अब तो क्या होगा, मैं पहली बार उसे जाते ही क्या बोलूंगा, ये तो बाद में लड़ाई होगी कंपीटिंग या नॉन कंपीटिंग, पहले तो मैं क्या बोलूंगा, तूने एग्रीमेंट कैसे तोड़ दिया। समझ पा रहे हैं, यहां मैं उसको ये नहीं बोल पाता था कि तूने एग्रीमेंट कैसे तोड़ दिया, क्योंकि हमारे बीच कोई एग्रीमेंट था ही नहीं कि बाहर जाके काम नहीं करेंगे। तो हमने रूल क्या बनाया, कंपीटिंग का तो वापस देना पड़ेगा। किस वजह से हो पा रहा है, लॉ की वजह से, क्योंकि सेक्शन 16 ऐसा लिख रहा है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में शायद मेरा सेक्शन 16 की जरूरत ही ना पड़े। सेक्शन 16 से पहले तो क्या होगा, मैं कहूंगा भैया पहले 11 की बात कर, वहां हमने एग्रीमेंट किया है और मैंने एग्रीमेंट तुझे बोला था कि कंपीटिंग बिजनेस नहीं करना। हाउ आर यू कैरिंग ऑन कंपीटिंग बिजनेस या नॉन कंपीटिंग बिजनेस, कोई भी आप बिजनेस कर ही कैसे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं उससे डैमेजेस मांगूंगा। समझते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने के लिए हमें समझा था क्या लेना होता है, डैमेजेस। मैं किस बात के लिए उससे लड़ रहा हूं, भाई तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, ला डैमेजेस दे। ठीक है, अब दूसरी बात ये आती है कि वो इसको तोड़ के बिजनेस, अपने एग्रीमेंट को तोड़ के किस तरह का बिजनेस कर रहा है। अगर तो एग्रीमेंट तोड़ के कंपीटिंग बिजनेस कर रहा है तो उसको डैमेजेस भी देने हैं और इसके प्रॉफिट्स को अकाउंट फॉर करके ये भी पे करने हैं। यानी कि डैमेजेस तो किस बात के चल रहे हैं कि आपने एग्रीमेंट तोड़ा है। अब फिर कंपीटिंग वाली बात सेक्शन 16 से उठ के आ रही है कि क्योंकि आप कंपीटिंग बिजनेस भी कर रहे हैं तो उसमें जो कमाया है उसको अकाउंट फॉर करिए और हमें पे करिए। और अगर वो एग्रीमेंट तोड़ के नॉन कंपीटिंग बिजनेस कर रहा है, क्या आप उससे प्रॉफिट मांग पाएंगे? नहीं, यू कैन ओनली आस्क फॉर डैमेजेस। डैमेजेस में हम क्यों मांग पा रहे हैं, बिकॉज उसने एग्रीमेंट तोड़ा है। लेकिन इस केस में क्या वो प्रॉफिट्स को अकाउंट फॉर करेगा? द आंसर इज नो, वो प्रॉफिट्स को अकाउंट फॉर नहीं करेगा इस केस में। तो दिस इज द समरी जो मैंने आपको सारी समझा दी कि नॉर्मल रूल क्या है। पहले तो मैं आके यहां से पढ़ देता हूं, देखें सेक्शन 16 का सेकंड पार्ट, ड्यूटी टू अकाउंट एंड पे फॉर प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपीटिंग बिजनेस। सिर्फ कंपीटिंग की बात लिखी है। वेयर अ पार्टनर कैरीज ऑन अ कंपीटिंग बिजनेस, he must account for and pay to the firm all the profits made by him in that business. A partner, however, can carry on a non-competing business and may retain the profits of that business to himself. तो हमने दो बातें लिखी, अगर आप कंपीटिंग बिजनेस कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट्स वापस करने पड़ेंगे, अगर आप नॉन कंपीटिंग बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट्स अकाउंट फॉर नहीं करने, यू कैन कंटिन्यू रिटेनिंग दोज प्रॉफिट्स, आप उनको रिटेन कर सकते हैं। और उसने नीचे क्या लिखा, द डीड ऑफ पार्टनरशिप मे कंटेन ए क्लॉज that some of the partners are not allowed, some or all of the partners are not allowed to carry on a business other than that of the firm during the continuance of the partnership. Such a restraint is valid notwithstanding anything contained in section 27 of the Indian Contract Act. और ये बात कौन लिखता है, सेक्शन 11 सबसेक्शन 2। मैंने सिर्फ 11 लिखा हुआ, आगे आप और क्लियर कर लें, सबसेक्शन 2 है। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या, रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। और आप क्वेश्चन क्या आता है, अगर रिस्ट्रिक्शन तोड़ के बिजनेस करता है तो a breach of such a provision by any partner may entitle the other partners to recover damages from the defaulting partner, but it will not give rise to an occasion for accounting to his co-partners for profits earned unless the business is shown to be in rivalry with the business. तो हमने क्या कहा जी, damages तो आप ले सकते हो, लेकिन ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट के केस में भी आप प्रॉफिट्स कब अकाउंट फॉर करा पाओगे, जब बिजनेस कंपीटिंग होगा। तो नॉर्मल सा रूल क्या है, प्रॉफिट्स हमेशा कब अकाउंट फॉर कराए जा सकते हैं, जब वो कंपीटिंग बिजनेस कर रहा हो। नॉन कंपीटिंग के केस में आपको यह देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट्स तो अकाउंट फॉर नहीं करा सकते। एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट तोड़ के काम कर रहा है नॉन कंपीटिंग, तो आप डैमेजेस ले सकते हो। और अगर एग्रीमेंट भी नहीं था, वो अपने आप बाहर जाके नॉन कंपीटिंग काम कर रहा है आपसे, आप कुछ नहीं कर सकते। ही विल कैरी इट ऑन एंड ही विल कैरी ऑन द सॉरी ही विल रिटेन द प्रॉफिट्स ऑल्सो। ठीक है, क्लियर होती है बात सेक्शन 16 की। चलिए आगे चलते हैं, सेक्शन 17 अभी मैं बीच में छोड़ रहा हूं, बाद में कराऊंगा आपको, क्योंकि इसके लिए पहले मुझे आपको ये समझाना पड़ेगा इनकमिंग पार्टनर आउटगोइंग पार्टनर, थोड़ा उससे रिलेटेड टॉपिक है, इसको बाद में करेंगे। सेक्शन 18 पे आते हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यानी कि जनरल बात है जो हम समझे हुए हैं पहले। इसको पहले हम टॉपिक हेडिंग देते हैं, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज। रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज। देखें ये क्या कहता है, इसमें हमने क्या किया, सेक्शन 18 ने बोलना शुरू किया कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट अ पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। बड़ी सिंपल सी बात लिखी, उसने क्या लिखा है कि पार्टनर एजेंट होता है फर्म का
फर्म के बिजनेस के लिए। सर ये बात तो हमें पता है, म्यूचुअल एजेंसी में भी तो आपने पढ़ाई थी बेटा, वही बात है, उस बात को बस रिपीट किया गया सेक्शन। आज से आपसे कोई पूछे कि क्या पार्टनर एजेंट होता है फर्म का, आप बोलोगे यस। कोई पूछे किस सेक्शन में लिखा है, आप बस क्या बोल दोगे, सेक्शन 18 में लिखा है भाई। अभी तक हमें पता था कि होता है, हमें यह नहीं पता था कि कौन से सेक्शन में लिखा है। मैंने आपको सेक्शन नंबर बता दिया, क्या कौन सा सेक्शन है। एवरी पार्टनर इज एजेंट ऑफ द फर्म for the purposes of business of the firm। यानी कि कोई भी पार्टनर अगर जाकर फर्म के लिए कोई काम करके आता है तो क्या वो फर्म को बाउंड कराता है। यस, फर्म को बाउंड करने का मतलब क्या हो गया, बाकी पार्टनर्स को बाउंड कराता है। ये बात हमें पता थी, लेकिन अब आगे मुद्दे की बात समझो। उसने क्या लिखा है, एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेसेस ऑफ द फर्म। इसका क्या मतलब हुआ, व्हाट डज दिस मीन, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टनर्स के सिर्फ उन एक्ट्स के लिए फर्म जिम्मेवार होती है जो पार्टनर्स के स्कोप ऑफ अथॉरिटी के बीच में होता है। अब ये पार्टनर्स की स्कोप ऑफ अथॉरिटी के बीच में होने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये हो गया कि वो काम जो पार्टनर्स को करने अलाउड थे, अगर वो वैसे काम कर रहा है तो और सिर्फ तो ही बाकी पार्टनर्स उसके लिए जिम्मेवार होंगे, अदरवाइज पार्टनर्स जिम्मेवार नहीं होते। जैसे कि मान लीजिए एबीसी हमारे एग्जांपल में फर्म थी, क्या करती थी, शुगर रिफाइनरी का बिजनेस करती थी, और जाकर एक क्या करता है, बहुत सारा कपड़ा खरीद के ले आता है। क्यों खरीद के आया, वो कहता सस्ता मिल रहा था मैं ले आया। मैं करेंगे क्या, शुगर बनाते हैं हम, कपड़े का कारोबारी हैं जो आप जाके कपड़े खरीद लाए हो, क्या बाकी फर्म बाउंड हो जाएगी इससे, नहीं, क्योंकि उसने जो काम किया है वो नॉट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म किया है। इसलिए एक चीज समझ आती है, पार्टनर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में या कोई ऐसा काम कराता है जो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए जरूरी नहीं था, इट इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप, उसके लिए पार्टनरशिप फर्म जिम्मेवार नहीं होती। यानी कि इसका मतलब यह नहीं है कि पार्टनर जो भी कराएगा आप उसके लिए बाउंड हो जाओगे, आप पार्टनर के उन एक्ट्स के लिए बाउंड होगे जो उसने फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म की हैं, which he has carried out for the or which that means a partner is an agent of the firm only for the purpose of business of the firm। वो business of the firm के लिए होता है। और business of the firm हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि क्या business of the firm में, उसको हम क्या बोलते हैं कि जब तक वो अपनी स्कोप ऑफ अथॉरिटी में काम कर रहा है, यानी कि जो उसकी सीमाएं लगाई हुई हैं हमने कि तुम यही कर सकते हो, उसके अंदर रह के वो काम कर रहा है, टिल दैट पॉइंट वी कैन से गो अहेड एंड से कि अगर पार्टनर कोई एक्ट करेगा तो उसके लिए पार्टनरशिप फर्म जिम्मेवार होगी। नाउ हाउ डू यू डिटरमाइन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी, ये कैसे पता चलता है कि पार्टनर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। यहां तीन बातें आती हैं। स्कोप ऑफ अथॉरिटी जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि पार्टनर की एक्सप्रेस अथॉरिटी हो सकती है, पार्टनर को इंप्लाइड अथॉरिटी हो सकती है, और पार्टनर की अथॉरिटी हो सकती है इन इमरजेंसी। अब इसका क्या मतलब हुआ, एक्सप्रेस अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ, एक्सप्रेस अथॉरिटी का मतलब पार्टनर वो काम कर सकता है जो उसको साफ साफ हमने बोले हैं कि तुम कर सकते हो। ठीक है जी, पार्टनर था, हमने उस पार्टनर का हमने तीनों ने लिख के कुछ अपने काम बांट रखे हैं कि भाई ये काम तुम करोगे, ये काम मैं करूंगा, ये काम मैं करूंगा। दिस इज नोन एज एक्सप्रेस अथॉरिटी ऑफ दैट पार्टनर, कि पार्टनर की एक्सप्रेस अथॉरिटी है। ठीक है, आपने बोल के दी, बाय वर्ड्स बाय राइटिंग, इसको हम बोलते हैं पार्टनर अगर अपने एक्सप्रेस अथॉरिटी में काम करा तो ऑब्वियसली बाकी पार्टनर उसके लिए लायबल होंगे ही। अब इंप्लाइड अथॉरिटी क्या होती है, इंप्लाइड अथॉरिटी होती है जो आप बोल के नहीं देते, सर्कमस्टांसेस ऑफ केस से आती है। बहुत अच्छी, इतना तो आप समझ ही गए हैं इंप्लाइड का मतलब क्या होता है, जो कि बाय कंडक्ट या सर्कमस्टांसेस ऑफ केस आता है। ये तो हमने पूरा कॉन्ट्रैक्टेड पढ़ डाला था इसके अंदर कि ऑफर एक्सप्रेस होता है, इंप्लाइड होता है, वही वाली बातें यहां चल रही हैं। एक्सप्रेस क्या होता है जो वर्ड से दिया जाता है, इंप्लाइड क्या होता है जो सर्कमस्टांसेस से होता है। अब ये अथॉरिटी इंप्लाइड कैसे हो सकती है, हाउ डज अथॉरिटी बिकम इंप्लाइड, अथॉरिटी इंप्लाइड तब होती है जब आपको या थर्ड पार्टी को, आउटसाइडर को ऐसा लगता है कि इस पार्टनर को यह काम करने की परमिशन तो होगी ही, और पार्टनर जाके वो काम कर रहा होता है। सर उसको कैसे लग जाता है कि मेरे पार्टनर को यह काम करने की परमिशन होगी, क्योंकि जनरली पार्टनर्स को यह काम करने की परमिशन होती है।
जैसे कि आप एबीसी हैं, उनमें से एक पार्टनर है शुगर का बिजनेस करता है, एक पार्टनर जाता है और दुकानदार को कहता है मुझे शुगर खरीदनी है आपसे। दुकानदार को तो लगेगा भैया शुगर फार्म का पार्टनर है तो इसको खरीदने का राइट होगा। आपने बोल के बोला है उसको? नहीं। कैसे आ रही है उसकी अथॉरिटी? बिकॉज वो इंप्लाइडली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरली नॉर्मल तरीके से जैसे हर पार्टनर काम करते हैं वैसे काम कर रहा है, तो हम क्या कहते हैं? इट इज विद इन हिज इंप्लाइड अथॉरिटी। यानी कि इंप्लाइड अथॉरिटी क्या होती है? जो कि बिजनेस में आपने बोल के नहीं दी होती, लिख के नहीं दी होती, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऑफ केस से आ जाती है। अब इसके लिए सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 22 ये दोनों मिलके बताते हैं कि इंप्लाइड अथॉरिटी कैसे आती है। ठीक है, सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 22 मिलके बताते हैं कि इंप्लाइड अथॉरिटी कैसे आती है। उन्होंने क्या लिखा? इंप्लाइड अथॉरिटी 3 बातें पूरी करने पे आती है। नंबर 1, द एक्ट मस्ट रिलेट टू बिजनेस ऑफ द फर्म। जो काम आप कर रहे हो वो बिजनेस ऑफ फर्म के लिए होना चाहिए। यानी कि मैं चीनी खरीदने गया था। इट शुड बी डन इन द नॉर्मल कंडक्ट ऑफ बिजनेस, यूजुअल वे ऑफ कैरिंग आउट द बिजनेस। अभी यूजुअल वे ऑफ कैरिंग आउट क्या होता है? सबको पता है चीनी खरीदने जाया जाता है, दुकान से जाके खरीद के लाई जाती है। मैं भी वही कर रहा हूं, वही चीनी खरीद रहा हूं। दैट मींस आई एम कैरिंग आउट द वर्क इन द सेम मैनर जैसे वो काम किया जाता है। नॉट वेरी कुछ बहुत बड़ी बात नहीं लिखी उन्होंने कहा था एक्ट मस्ट रिलेट टू बिजनेस ऑफ द फर्म एंड शुड बी कैरिड आउट इन अ यूजुअल मैनर। एंड फाइनली the act must be done in the name of the firm or in any other manner expressing and implying intention to bind the firm। ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 22 ने जो बोला इसको हम बोलते हैं मोड ऑफ डूइंग एन एक्ट। आप जाके चीनी खरीद के आ रहे हैं, मिस्टर ए जाके चीनी खरीद के आ रहे हैं, वो एबीसी फर्म के पार्टनर हैं, लेकिन अगर वो वहां जाके ये कहते हैं मुझे फर्म के लिए नहीं चाहिए, अपने लिए चाहिए, तो क्या फर्म बाउंड हो जाएगी? नहीं होगी सर, ये तो क्लियरली उसने बोल दिया ना मैं अपने लिए लेके जा रहा हूं। तो वही बात तो सेक्शन 22 लिख रहा है। वो कहता है इंप्लाइड अथॉरिटी में आने के लिए तीसरी बात क्या है? फर्म पार्टनर को यह बोलना पड़ेगा या किसी तरह से इंडिकेट करना पड़ेगा कि ये काम मैं फर्म के लिए कर रहा हूं। वहां जाके बोले मैं एबीसी का पार्टनर हूं, मैं एबीसी के लिए सामान खरीदने आया खड़ा हूं, उससे क्या होगा? देने वाला समझ जाएगा इसके पैसे पूरी फर्म देगी। या और इंटेंशन कैसे दिखाई जा सकती है? आप लेटर पैड पे ऑर्डर कर देते हैं, आप उसको अपने ऑफिस में बुलाते हैं, वहां बैठ के ऑर्डर कर रहे हैं, उसको लगेगा फर्म के लिए ही कर रहे होंगे। तो हमने क्या लिखा? या तो वो क्लियरली बता दे एक्ट्स डन इन द नेम ऑफ द फर्म, या कुछ ऐसा करे जिससे ये इंडिकेशन आए कि वो इंटेंशन दिखा रहा है कि ये काम फर्म के लिए किया जा रहा है। देन इन दिस केसेस भले ही आपने उस पार्टनर को एक्सप्रेसली बोल के उसके अथॉरिटी में काम अलाउ नहीं किया था, लेकिन क्योंकि वो उसकी इंप्लाइड अथॉरिटी में आता है, जनरली पार्टनर्स ऐसे काम करते हैं, और आपका पार्टनर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नॉर्मल तरीके से फर्म के नाम पर या इंडिकेशन करते हुए कि वो फर्म के लिए ये काम कर रहा है, ही गोज अहेड एंड कैरीज आउट दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, लॉ सेज बाकी पार्टनर भी इसके लिए जिम्मेवार होंगे। ठीक है जी, भले ही आपने बोला हुआ ना हो। दैट मींस सिर्फ एक्सप्रेस अथॉरिटी नहीं होती पार्टनर की, पार्टनर की अथॉरिटी इंप्लाइड भी होती है। और एक्सप्रेस अथॉरिटी और इंप्लाइड अथॉरिटी एक जैसी ही होती है। एक्सप्रेस में भी क्या होता है? एक तो क्या था, मैंने अपने पार्टनर को बोल रखा है कि भैया चीनी तू ही खरीदेगा। एक्सप्रेस अथॉरिटी नहीं भी बोल रखा अगर, तो क्या वो खरीद सकता है? यस, क्योंकि पार्टनर्स खरीदते हैं बिजनेस के लिए फर्म, तो उसकी इंप्लाइड अथॉरिटी में ही आता है। यानी कि बोलने से कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तीसरी बात ये पहले इसमें समझें। ऐसे क्या क्या काम है जो जनरली इंप्लाइड अथॉरिटी में आ जाते हैं? हमने कहा ये देखिए, अगर एक ट्रेडिंग फर्म है, कमर्शियल फर्म है जनरली, जहां सामान खरीदे बेचे जाते हैं, इन कामों में अक्सर गुड्स खरीद के आना, रॉ मटेरियल्स खरीद के आना, फिनिश गुड्स बेचना, लोन लेना, लोन रीपे कर देना, प्रॉमिसरी नोट साइन कर देना, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लेना, बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स कर देना, ये सारी चेक इशू कर देना, ये सारी बातें पार्टनर्स की इंप्लाइड अथॉरिटी में आती हैं। यानी कि हमें समझ आता है पार्टनर है तो सामान खरीदता होगा, बेचता होगा, लोन ले सकता है, लोन पे कर सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर सकता है, प्रॉमिसरी नोट मेक कर सकता है। दीज आर ऑल थिंग्स व्हिच फॉल अंडर द इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर। लेकिन एक्ट ने बोला सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 के अंदर कुछ काम ऐसे हैं जो पार्टनर की इंप्लाइड अथॉरिटी में नहीं आते जब तक आपके बिजनेस का कस्टम यह ना हो कि पार्टनर ये काम कर सकता है। यानी कि 19(2) ने भी उसने थोड़ा सा पंगा डाल दिया।
उन्हें सीधा सीधा नहीं बोला कि ये वाले काम पार्टनर्स की इंप्लाइड अथॉरिटी में नहीं आते, उसने कहा बोला जनरली ये पार्टनर्स की इंप्लाइड अथॉरिटी में नहीं आते, बट कुछ केसेस में ये पार्टनर्स की इंप्लाइड अथॉरिटी में आ सकते हैं। कब? जब ये यूसेज या कस्टम हो बिजनेस का कि आपके पार्टनर ये भी कर लेता है। ठीक है जी, क्योंकि अभी यूसेज और कस्टम कैसे पता चलतेगा, आज तक करते आ रहे हैं, भले ही 19 सबसेक्शन 2 में लिखा है ये इंप्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता, तो फिर हम क्या कहेंगे, हमारे कस्टम के हिसाब से, हमारे यूसेज के हिसाब से तो ये होता है। तो फिलहाल अभी ये कस्टम और यूसेज वाली बात को भूल के ये देखते हैं कि 19 सबसेक्शन 2 क्या क्या कहता है कि कौन कौन से ऐसे काम हैं, पूछा जा सकता है पेपर में, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो किसी पार्टनर की इंप्लाइड अथॉरिटी में नहीं आते, यानी कि इन कामों को करने का अधिकार पार्टनर को तभी आता है जब सारे पार्टनर्स उसको ऑथराइज करें। उन्होंने 6 बातें लिखी, 7 बात, कितनी बातें, 1 2 3 4 8 टोटल पॉइंट्स लिखे हैं जो कि उन्होंने क्लियर कर दिए कि दीज आर द आइटम्स जहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं इंप्लाइड अथॉरिटी के ऊपर। देखें ये 8 चीजें क्या हैं। नंबर 1, सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन, यानी कि बिजनेस ऑफ फर्म को लेके कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई क्रेडिटर पैसा नहीं दे रहा है, वो लड़ रहा है, सामान वो आपका जो दिया था वो डैमेज्ड था, मैं इसकी पेमेंट नहीं करूंगा, एक तरीका तो क्या होता है कोर्ट चले जाइए। दूसरा तरीका क्या होता है, हम कई बार आर्बिट्रेशन में जाते हैं। आर्बिट्रेशन में क्या होता है, एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाता है, एक इंडिपेंडेंट पर्सन को, हम दोनों ये बात मान जाते हैं कि जो ये आदमी फैसला करेगा हम उसको मान लेंगे। तो बेसिकली इसको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का एक तरीका बोलते हैं, जहां पर हम कोर्ट में ना जाके, हमें लगता है बहुत टाइम लगेगा, खर्चा होगा, वहां पर हम एक आर्बिट्रेटर बुला लेते हैं, वो आता है, दोनों की बात सुनता है और अंत में क्या कहता है, मेरे हिसाब से तो फिर पैसे देने बनते हैं सर, कोई गुड्स डैमेज मुझे तो नहीं लग रहे कि इस तरह की कोई कमी है कि आप पैसे ना दें, तो उसको हम कहते हैं हमने आपने आर्बिट्रेशन कराई है। ठीक है, तो अब कोई पार्टनर बाकी पार्टनर से पूछे बिना ये डिसीजन ले सकता है कि बिजनेस का डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन में दे दिया जाए? लॉ कहता है नहीं, जनरली ये पावर पार्टनर के पास नहीं होती, दिस इज नॉट एन इंप्लाइड पावर कि कोई एक पार्टनर ये काम कर ले। नंबर 2, ओपन अ बैंक अकाउंट ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम। वो क्या कह रहा है, छोड़ो फर्म का क्या खाता खुलवाना, मैं अपने नाम पे ही खुलवा लेता हूं, पैसे इसी में डलवा लेंगे। नहीं, दिस इज नॉट विद इन द एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर। सारे पार्टनर मिलके करना चाहें ऐसा करें कि हाँ ठीक है हम नहीं खुलवाते, एक पर्सनल अकाउंट खुलवा लेता है, ये सारे इसमें डाल दिया करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ये एम्प्लॉयड अथॉरिटी में नहीं आता, यानी कि वो ये काम सिर्फ कैसे किया जा सकता है, एक्सप्रेस अथॉरिटी से। ठीक है, तीसरा, कॉम्प्रोमाइज और रेलिंक्विश अ क्लेम और पोर्शन ऑफ क्लेम बाय द फर्म। इसका क्या मतलब है, आपने किसी से पैसे लेने थे और आप उसमें से कुछ पैसे छोड़ रहे हैं, रेलिंक्विश कर रहे हैं। रेलिंक्विश करना मतलब समझा था, जहां हमने रेमिशन पढ़ी थी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वहां भी यही था कि आप अपना थोड़ा सा पैसा छोड़ देते हैं कि चल 10,000 की जगह 8,000 दे दे यार। बेसिकली क्या एक पार्टनर ऐसा कर सकता है अकेला? नहीं, he does not have the right to compromise or relinquish a claim. Then withdraw any suit or proceedings on the behalf of the firm. कंपनी ने कोई केस फाइल किया हुआ है कोर्ट में और अकेला पार्टनर जाके क्या करा, कहता है कोर्ट में हम ये विड्रॉ कर रहे हैं केस, हमें इसके खिलाफ केस नहीं करना। एक पार्टनर के पास ये एम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं होती। एडमिट अ लाइबिलिटी इन सूट और प्रोसीडिंग्स, कोर्ट में गए आपका एक पार्टनर और जाके बोल आया हाँ हाँ हमारा पैसा देना बनता है, कोर्ट कह देगा कि एक पार्टनर ये एडमिट कर लेगा तो सारे पार्टनर की तरफ से एडमिट किया हुआ माना जाएगा? नहीं, क्योंकि इस केस में भी क्या एक पार्टनर कह रहा है और उसके पास जब तक ये एक्सप्रेस अथॉरिटी नहीं है बाकी पार्टनर्स भी उसको लिख के ये चीज दें कि ये चीज ये जो कोर्ट में बोला आएगा हम उससे बाउंड हो जाएंगे, तब तक कोर्ट ने क्या कहा, आप एडमिट नहीं कर सकते कोई भी लाइबिलिटी। लॉ ने क्या कहा, कोई भी एडमिट, अगर पार्टनर है कोई लाइबिलिटी एडमिट करने की पावर उसकी इंप्लाइड पावर में नहीं आती। एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी या ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द फर्म, प्रॉपर्टी खरीदना कौन सी, इमूवेबल, या बेचना जनरली आपके इंप्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता। या एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, एक पार्टनर जाके अकेला फर्म के बिहाफ पर किसी के साथ पार्टनरशिप करके नहीं आ सकता कि आज से हम लोग आपकी पार्टनरशिप फर्म और हमारी पार्टनरशिप फर्म मिलके काम करेगी। यू कैन नॉट एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। तो 19 सबसेक्शन 2 ने क्या लिखा, Certain acts have been statutorily, मतलब लॉ की तरफ से excluded from the scope of implied authority of the partner and a partner cannot therefore bind the firm by such acts unless the usage or custom of the trade permits him to do all these activities। कौन कौन सी एक्टिविटी मैंने आपको बताया था, इंप्लाइड में रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, लेकिन लॉ क्या कह रहा है, अगर कस्टम और ट्रेड से परमिशन है
देन इन दिस दैट केस यू कैन गो अहेड एंड स्टिल डू दिस एक्टिविटीज, ये एम्प्लॉयड अथॉरिटी में आ जाएंगी। लेकिन जनरली कौन कौन सी एक्टिविटीज नहीं आती इसके अंदर? डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन में देना, बैंक अकाउंट खोलना इन इज ओन नेम, कॉम्प्रोमाइज या रेलिंक्विश करना पोर्शन ऑफ क्लेम को, कोई सूट विड्रॉ कर लेना फॉर्म के जो फॉर्म ने फाइल किया हुआ है, कोई लाइबिलिटी एडमिट कर लेना, इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करना, इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच देना, या किसी पार्टनरशिप में एंटर कर लेना ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, ये बात हमें समझ आई। तो बेसिकली अब 18 और 19 दोनों मिलके क्या बोला? 18 सेज कि ए पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। जब हम बिजनेस ऑफ द फर्म की बात करते थे हमने कहा जी बिजनेस ऑफ द फर्म का मतलब है यह है कि पार्टनर सिर्फ उन एक्ट्स के लिए बाउंड कर सकता है दूसरे पार्टनर्स को जो कि उसके स्कोप ऑफ अथॉरिटी में आते हैं। अब स्कोप ऑफ अथॉरिटी में एक्ट कब कब आता है? जब वो उसके एक्सप्रेस अथॉरिटी में हो, नंबर 2 जब वो उसकी इंप्लाइड अथॉरिटी में हो, नंबर 3 जब पार्टनर इमरजेंसी में काम कर रहा हो। अभी तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया नहीं है। ठीक है जी। फिर जब हमने इंप्लाइड अथॉरिटी की बात करी, इंप्लाइड अथॉरिटी में भी टॉक्ड अबाउट सेक्शन 19 सबसेक्शन 1, जिसने क्या कहा? इंप्लाइड अथॉरिटी में आने की वजह से 19 सबसेक्शन 1 एंड 22 उन्होंने क्या कहा कि इंप्लाइड अथॉरिटी में तब आता है जब वो फर्म के लिए कोई काम कर रहा हो, यूजुअल मैनर में काम कर रहा हो और फर्म के नाम पर वो काम कर रहा हो। दैट मींस ही कैरीज आउट दोस ट्रांजैक्शन इन द नेम ऑफ द फर्म और क्लियरली इंडिकेटिंग हिज इंटेंशन दैट ही इज डूइंग दैट पर्टिकुलर एक्ट फॉर द पर्पस ऑफ द फर्म। तो वो फर्म के लिए कर रहा है। इन दैट केस वी गो अहेड एंड से कि जो वो काम किया जा रहा है दैट इज इन द इंप्लाइड अथॉरिटी। 19 सबसेक्शन 2 ने क्या बोला? 19 सबसेक्शन 2 ने बोला कि कुछ काम ऐसे हैं जो पार्टनर्स की इंप्लाइड अथॉरिटी में नहीं माने जा सकते अनलेस एंड अनटिल वहां का कस्टम या यूसेज ऑफ ट्रेड है। उन्होंने 8 बातें गिनवाई, ये 8 बातें आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, अच्छा अब आगे सुने। हमने एक चीज समझी कि अगर मैं नॉर्मल ट्रेडिंग फर्म हूं, कमर्शियल फर्म हूं, तो जनरली मेरी इंप्लाइड अथॉरिटी में यह चीज आती है कि मैं लोन ले लूं। मैंने इन सारी बातें लिखी कि लोन लेना, गुड्स बाय करना, प्रॉपर्टी विल ऑफ एक्सचेंज साइन करना, ड्रॉ करना, ट्रांसफर करना, एक कमर्शियल बिजनेस में जनरली उसमें आता है। अच्छा मैंने एक बात और भी लिखी है, ही में प्लेज और सेल द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। सर 19(2) में तो आपने बोला ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती, तो फिर मैंने ब्रैकेट में क्लियर भी आपके साथ यहाँ थोड़ा सा लिख लीजिए कि जब मैं ये बात कर रहा हूं तो मैं मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। गुड्स बेचना, गाड़ी बेच देना, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं। कंप्यूटर पड़ा था, पुरानी रद्दी पड़ी थी, सब बेच रहे हैं आप, तो दीज थिंग्स डू कम। गोल्ड पड़ा था, मैं उसको प्लेज कराता हूं। शेयर्स पड़े थे, मैं शेयर्स बेच देता हूं। दिस कम इनटू द कैटेगरी। इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचने का और खरीदने का अधिकार जनरली इंप्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता, लेकिन यह भी तब आता है जब कस्टम और ट्रेड हो, यानी कि पहले से खरीदते आ रहे हैं पार्टनर प्रॉपर्टियां जाके, तो मैं भी खरीद सकता हूं क्योंकि वो मेरे कस्टम और ट्रेड के हिसाब से इंप्लाइड अथॉरिटी में आया हुआ है। अच्छा मैं बात क्या कर रहा हूं? सेक्शन 20 की बात कर रहा हूं। तो आप मोटा मोटा समझ गए इंप्लाइड अथॉरिटी की कहानी क्या है। सेक्शन 20 पे आते हैं। सेक्शन 20 ने क्या कहा कि क्या आप अपने पार्टनर की इंप्लाइड अथॉरिटी बढ़ा या घटा सकते हैं? कैन देयर बी एन एक्सटेंशन और रिस्ट्रिक्शन ऑफ द इंप्लाइड अथॉरिटी। ये एक्सटेंशन और रिस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है? मैंने आपको बताया कि मान लीजिए हमारी फर्म एक ट्रेडिंग फर्म है, एक कमर्शियल बिजनेस चलाती है, मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, सामान खरीद के बेचता हूं। तो इस केस में मैंने आपको जनरली बताया कि पार्टनर के पास ये इंप्लाइड अथॉरिटी होती है कि वो जाके लोन ले आए। ठीक है, हमने अपने पार्टनर को क्या कहा, देखिए पार्टनर साहब, आपकी इंप्लाइड अथॉरिटी के ऊपर हम लिमिट लगाते हैं, आप 10,000 तक का लोन तो ले सकते हो अपने आप, हमसे पूछे बिना, हम उसके लिए बाउंड हो जाएंगे। लेकिन अगर उससे ऊपर का खरीद के आओगे तो हम बाउंड, या उससे ऊपर का लोन ले आओगे तो हम बाउंड नहीं होंगे। इसका क्या मतलब हुआ? पार्टनर की इंप्लाइड अथॉरिटी उसको क्या कहती थी, जितना मर्जी लोन लो फॉर्म के नाम पर, फॉर्म बाउंड होगी। आपने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। पहली बात तो क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है? लॉ सेज यस, सेक्शन 20 वो क्या कहता है कि इंप्लाइड अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है या उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूं कि जनरली 19(2) के अंदर ये चीजें इंप्लाइड अथॉरिटी में नहीं आती, हमने तुम्हें ये भी दी, करो। यानी कि आप इंप्लाइड अथॉरिटी को एक्सटेंड भी कर सकते हो, इंप्लाइड अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो। अब मेरे एग्जांपल में आगे बढ़िए। हमने अपने पार्टनर को क्या कह दिया, हम आपकी इंप्लाइड अथॉरिटी रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, यू कैन ओनली बोरो अ सम अप टू ₹10,000, नहीं तो आपको इससे ज्यादा लेने के लिए सारे पार्टनर से पूछना पड़ेगा। ठीक है, एक मिस्टर ए हैं, इसी 10,000 की रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी पार्टनर के ऊपर। ये जो पार्टनर है, ये मिस्टर ए के पास जाता है और उनसे 25,000 रुपए का लोन ले आता है। वहां जाके दिखाता है मैं एक फर्म का पार्टनर हूं, ये मेरे इंप्लाइड अथॉरिटी में आता है लोन लेना। इन्हें भी समझो इंप्लाइड अथॉरिटी में आता है,
क्योंकि सामान खरीदने पे कमर्शियल फर्म है तो लोन ले सकता है पार्टनर। वहां जाकर उसने बोला कि मैं फर्म के नाम पर लोन लेना चाहता हूं, मुझे 25,000 का एक लोन दे दीजिए। मिस्टर ए वेंट अहेड एंड गिव लोन ऑफ 25,000। जब लोन वापस लेने का टाइम आया, बाकी पार्टनर्स ने कहा हम नहीं देंगे क्योंकि हम इससे बाउंड नहीं है। उसने कहा क्यों बाउंड नहीं हो? उसने कहा ये हमारे पार्टनर की इंप्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता, और क्योंकि ये पार्टनर की अथॉरिटी में नहीं आता, ये उसके आउट ऑफ स्कोप ऑफ अथॉरिटी चला गया, इसलिए सेक्शन 18 के हिसाब से हम सिर्फ हमारा पार्टनर हमारा उन काम के लिए एजेंट्स है जो कि उसकी स्कोप ऑफ अथॉरिटी में आता है, और हमने तो उसकी इंप्लाइड अथॉरिटी से ये काम उसकी बाहर के हो गया। इन्हें क्या कहा, सुनो लोन लेना इंप्लाइड अथॉरिटी में होता है। उसने कहा हाँ जी हमें पता है लोन लेना इंप्लाइड अथॉरिटी में होता है, लेकिन हमारे पार्टनर की इंप्लाइड अथॉरिटी हमने कम कर रखी है, हमारा पार्टनर सिर्फ 10,000 तक का लोन ले सकता है। ए सामने से क्या कहेगा, मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे पार्टनर की इंप्लाइड अथॉरिटी कम हो रखी है? मैंने तो यह मान के दे दिया कि तुम्हारा पार्टनर है, जनरली पार्टनर लोन ले सकते हैं तो इसके पास राइट होगा। तो बेसिकली लॉ ने क्या बोला, क्या ए पैसे रिकवर कर सकता है? लॉ सेज यस। सर फिर रिस्ट्रिक्शन लगाने का फायदा क्या हुआ? दैट इज द पॉइंट। आप रिस्ट्रिक्शन लगा भी दीजिए इंप्लाइड अथॉरिटी के ऊपर, वो इंप्लाइड अथॉरिटी के ऊपर लगाई गई रिस्ट्रिक्शन तब तक वैलिड नहीं होगी जब तक थर्ड पार्टी को उस रिस्ट्रिक्शन का पता ना हो। अगर थर्ड पार्टी इन इग्नोरेंस ऑफ दैट रिस्ट्रिक्शन गोज अहेड एंड मेक्स अ लोन टू योर पार्टनर, then you are liable for repayment of those loan. That means even though there was a restriction on the partner's implied authority, but because the third party was not aware of that restriction, he can still go ahead and assume कि partners की implied authority पे होगा ये काम, और क्योंकि उसने good faith में पैसे दे दिए, because he has made the payment, आपके प्रति अब वो amount bound होगा, you will have to refund that amount, you will have to pay that amount. That means the remaining partners B और C जो होंगे, ये जो भी बाकी बचे हुए partners they will be liable. तो मैंने बात लिखी है, देखें सेक्शन 20 ने क्या बोला। सेक्शन 20 ने बोला extension and restriction of partners implied authority. The partners in a firm by contract between the partners extend or restrict the implied authority of the partners. But आगे क्या लिखा है, नॉटविथस्टैंडिंग सच रिस्ट्रिक्शन। नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब इस बात को साइड रखते हुए, यानी कि आपने रिस्ट्रिक्शन लगा भी दी, एनी एक्ट डन बाय द पार्टनर ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म व्हिच फॉल्स इन हिज इंप्लाइड अथॉरिटी बाइंड्स द फर्म अनलेस द पर्सन विद whom he is dealing knows of the restriction or does not know or believe that partner to be partner। उसने दो बातें लिखी, पहले पहली बात समझे। हमने कहा जी आप लायबल होंगे अगर सामने वाली पार्टी को यह बात पता ही नहीं है कि आपने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। दूसरी बात, यानी कि आम भाषा में थर्ड पार्टी के प्रति आप कब लायबल नहीं होगे, जब उसको पता है कि रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। यहां पे जो लोन दे रहा था, ही नोज कि 10,000 तक का लोन ले सकता है पार्टनर, तब भी उसने 25 का दे दिया, यू आर नॉट लायबल। अगर उसको नहीं पता, यू आर लायबल। दूसरा, आप कब लायबल नहीं होगे, जब उस पार्टी ने ये पैसे 25,000 रुपए ये मान के दिए ही नहीं थे कि ये पार्टनर है। दैट मीन्स ही डिड नॉट नो कि ये पार्टनर है, उसने तो उसको इंडिविजुअली दिए थे। हमने कहा जब आपने पैसे दिए थे, दिस पर्सन यू नेवर न्यू कि हमारा पार्टनर है, इस पर्सन ने तो कभी वहां के बोला ही नहीं आपको कि हमारा पार्टनर है, उस केस में हमारे पास क्यों आ रहे हो। तो आप समझो, उन्होंने दो बातें लिखी हैं, एक तो उसने रिस्ट्रिक्शन वाली बात लिखी, एक उसने जनरल बात बता दी। उसने कहा देखिए सामने वाली पार्टी कब कब बाकी पार्टनर्स को लायबल नहीं ठहरा पाएगी। नंबर 1, जब उसको पता है कि इंप्लाइड अथॉरिटी पे रिस्ट्रिक्शन है और इस पार्टनर की अथॉरिटी अब कम कर दी गई है और मैं अथॉरिटी के इसकी बाहर का काम करवा रहा हूं, ही नोज अबाउट द रिस्ट्रिक्शन, ही कैन नॉट क्लेम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स। दूसरा, जब उसको यह बात पता ही नहीं थी कि आदमी पार्टनर है, he gave money to that partner, he entered into a transaction with this partner without knowledge of the fact कि जिसके साथ मैं एंटर कर रहा हूं ये तो किसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है। तो हाउ, बिकॉज आपको पता ही नहीं था वो पार्टनर है, हाउ आर यू नाउ गोइंग टू टेक बेनिफिट ऑफ द फैक्ट कि आपका पार्टनर जाके काम कराया, मेरे से पैसे ले आया है, वो पैसे वापस कर दीजिए। सामने वाले लोग क्या कहेंगे, जब आपने पैसे दिए थे आपको पता था हम एग्जिस्ट भी करते हैं, अब आप पैसे मांगने आगे खड़े हो गए हो, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो हमने देखा इसमें बेसिकली क्या लिखा, the implied authority of the partner may be extended or restricted by a contract between the partners under following conditions:
The restrictions imposed on the implied authority of the partner by agreement shall be effective against the third party. कब कब रिस्ट्रिक्शन इंप्लीमेंट होंगे? नंबर 1, the third party knows about the restrictions, यानी कि आपके लगाई हुई रिस्ट्रिक्शंस कब सामने वाले के ऊपर इफेक्टिव हो पाएंगी? जब सामने वाली पार्टीज जानती हैं इन रिस्ट्रिक्शंस के बारे में, एंड द थर्ड पार्टी डज नॉट नो दैट ही इज डीलिंग विद अ पार्टनर इन अ फर्म, या उसको ये बात पता ही नहीं है कि जिसके साथ वो डील कर रहा है वो एक पार्टनर है, उस केस में भी वो आपसे पैसे रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने 18 पढ़ा, 19 पढ़ा, 20 पढ़ा, ठीक है। 19 ने क्या बोला कि ये पार्टनर एजेंट होता है फर्म का फॉर द पर्पस ऑफ एक्ट्स ऑफ द फर्म। अब एक्ट ऑफ द फर्म के लिए कैसे? फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। इसके में कैसे हमारा समझ क्या आया हमें कि सिर्फ पार्टनर के उन एक्ट्स के लिए दूसरे पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो उसकी स्कोप ऑफ अथॉरिटी के अंदर फॉल करते हैं। स्कोप ऑफ अथॉरिटी कैसे पता चलती है? या तो वो एक्सप्रेस अथॉरिटी में हो, या वो इंप्लाइड अथॉरिटी में हो, या वो उसकी इमरजेंसी पावर्स में आते हैं। अभी इमरजेंसी वाली बात हमने पढ़ी नहीं है, ठीक है। एक्सप्रेस अथॉरिटी में कब होगा? जब आपने बाय वर्ड्स उसको ऑथराइज किया है, ओरली या रिटर्न, कि भैया आप ये काम कर सकते हैं, सबसे सिंपल केस। इंप्लाइड अथॉरिटी में कब होता है? सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 22 इकट्ठा बात करते हैं। सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 ये भी बोलता है कि कुछ एक्ट्स जब तक कस्टम और यूसेज ना हो जनरली पार्टनर्स की इंप्लाइड अथॉरिटी में नहीं आते हैं। सेक्शन 20 क्या बोलता है कि पार्टनर्स की इंप्लाइड अथॉरिटी को आप एक्सटेंड कर सकते हैं या पार्टनर्स की इंप्लाइड अथॉरिटी को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अगर आपने पार्टनर्स की इंप्लाइड अथॉरिटी को एक्सटेंड किया है या रिस्ट्रिक्ट किया है, खास करके रिस्ट्रिक्ट किया है, तो ये रिस्ट्रिक्शन तब तक सामने वाले के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं हो पाती जब तक थर्ड पार्टी को ये नॉलेज ना हो कि आपने ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। यानी कि आपने रिस्ट्रिक्शन लगा भी दी और उसने रिस्ट्रिक्शन के बावजूद उसको इंप्लाइड अथॉरिटी मानते हुए पैसे दे दिए या उससे ट्रांजैक्ट कर लिया, तो भी आप समझेंगे आप उसके प्रति लायबल हो जाएंगे। यू विल बी लायबल टू दैट थर्ड पार्टी बिकॉज द थर्ड पार्टी एक्टेड इन गुड फेथ विदाउट नॉलेज ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन। तो ये बात हमने अभी तक समराइज करी, आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो रिस्ट्रिक्शन और एक्सटेंशन कर रहे हैं सेक्शन 20 के अंदर से, क्या ये मेजॉरिटी पार्टनर्स कर सकते हैं? ये सबका कंसेंट चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। तो हमने क्या कहा, ये सिर्फ तब हो सकता है, इट इज पॉसिबल विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। एनी वन पार्टनर और इवन ए मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट और एक्सटेंड द अथॉरिटी। यानी कोई एक पार्टनर ये नहीं कह सकता कि मैं इस पार्टनर की अथॉरिटी रिस्ट्रिक्ट करता हूं या इसकी अथॉरिटी एक्सटेंड करता हूं। दिस इज समथिंग व्हिच हैज टू बी डन बाय ऑल द पार्टनर्स टुगेदर। ये सबको मिलके करना पड़ेगा, देन एंड देन ओनली दिस इज पॉसिबल। तो हमने यहां तक पढ़ा। अब आ जाइए लास्ट पॉइंट पे, 21 ने क्या बोला? इमरजेंसी में अगर कोई पार्टनर इमरजेंसी में कोई काम करता है, इमरजेंसी आ गई। इमरजेंसी क्यों आ गई? क्योंकि अगर वो काम ना किया जाता तो पार्टनर्स के असेट, पार्टनरशिप के असेट्स पे खतरा था, पार्टनरशिप को नुकसान हो सकता था। तो उस केस में पार्टनरशिप को बचाने के लिए कोई वो काम करता है, और हो सकता है वो काम उसकी एक्सप्रेस अथॉरिटी में या इंप्लाइड अथॉरिटी दोनों में ना आता हो, क्या फिर भी वो उसके एक्ट से बाकी पार्टनर्स बाउंड होंगे? यस। तीसरी बात हमारा पॉइंट क्या आ गया? एक्सप्रेस अथॉरिटी में हो, इंप्लाइड अथॉरिटी में हो, या पार्टनर ने इमरजेंसी में काम किया हो to so as to protect the firm from the loss। तो in this case because भले ही वो एक्ट उसकी एक्सप्रेस अथॉरिटी में, इंप्लाइड अथॉरिटी में ना भी आता हो, then also you can go ahead and that partner can go ahead and say कि बाकी पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। अब ये आप समझें कि ये कैसे हो सकता है कि वो एक्सप्रेस अथॉरिटी में या इंप्लाइड अथॉरिटी में ना आता। ये इमरजेंसी सिचुएशन क्या होती है बेसिकली? सपोज करें एक पार्टनरशिप फर्म चल रही है और उसके ऑफिस में आग लग जाती है। अब पार्टनर एक ऑफिस में बैठा था, वो फटाफट क्या करता है? भागता है, आसपास से फायर एक्सटिंग्विशर खरीदता है, पुलिस वालों को, वो फायर ब्रिगेड को बुलाता है, कुछ और सामान खरीद के आता है, एंड ही ट्राइज टू सेव द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। वहां जितना कुछ हो सकता था, कुछ लोग फटाफट लेबर लेके आता है बाहर से हाई रेट्स के ऊपर कि भैया जितना सामान बाहर निकाल सकते हो निकालो। ही इज डूइंग समथिंग्स। अच्छा एक चीज बताओ, ये बातें हमने लिख के बोली होंगी उसको कि हमारे फर्म में आग लगेगी तो तेरे ये पावर्स हैं? ऑब्वियसली नहीं, कोई नहीं था। इंप्लाइड अथॉरिटी में होती है? नहीं, पार्टनर्स की इंप्लाइड अथॉरिटी में बातें नहीं आती। मैं शुगर बेचने वाला हूं और मेरा पार्टनर क्या कर रहा है? फायर एक्सटिंग्विशर खरीद रहा है, लेबर हायर कर रहा है बाहर सामान उठाने के लिए, पानी खरीदता फिर रहा है, फायर ब्रिगेड बुलाता फिर रहा है। इन सब के दिस डज नॉट फॉल अंडर हिज इंप्लाइड बिजनेस। तो क्या इन कामों के लिए वो पार्टनरशिप के बाकी पार्टनर्स को बाइंड कर पाएगा?
यानी कि सपोज करें वो लेबर हायर करके ले आया, फायर एक्सटिंग्विशर उधार पे खरीद लाया, इन सब के लिए क्या जो इनके सप्लायर्स हैं वो आके बाकी पार्टनर्स को लायबल ठहरा लेंगे? बाकी पार्टनर्स क्या कहेंगे, ये हमारा एजेंट कैसे हो गया? ये अपनी स्कोप अथॉरिटी में काम कर रहा था, ना हमने एक्सप्रेसली इसको ये अथॉरिटी दी, ना इसकी इंप्लाइड अथॉरिटी में ये आता है। लॉ क्या कहता है, एक तीसरी अथॉरिटी भी होती है विच इज नोन एज अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी। इस केस में जो पार्टनर ने काम किया है वो पार्टनर्स की प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी को लॉस से बचाने के लिए इन केस ऑफ इमरजेंसी किया है, एंड thus it falls into section 21। देखें क्या लिखा, section 21 extends the authority of the partner in an emergency and lays down that a partner has the authority in an emergency to do all such acts for the purpose of protecting the firm from loss as would have been done by a person of ordinary prudence in his own case acting under similar circumstances, and such acts bind the firm। इसमें बेसिकली क्या उसने लिखा है कि अगर पार्टनर कोई ऐसे काम करता है which he is doing under emergency situations, और क्यों कर रहा है वो काम, so as to protect the firm from loss, तो वो इन कामों से भी बाकी पार्टनर्स को बाउंड कर देगा। तो अभी तक हमने बेसिकली क्या क्या पढ़ा, हमने सेक्शन 8 पढ़ा, सेक्शन 18 पढ़ा, हमने सेक्शन जहां उसने बोला कि सारे पार्टनर्स एजेंट होंगे फर्म के फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, हमने सेक्शन 19 पढ़ा जिसने उसने बताया कि इंप्लाइड अथॉरिटी क्या होती है और इंप्लाइड अथॉरिटी पर रिस्ट्रिक्शंस बताई। सेक्शन 20 ने क्या कहा कि आप इंप्लाइड अथॉरिटी पे एक्सटेंशन भी कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं। एंड सेक्शन 21 ने क्या कहा, सेक्शन 21 सेज कि आपकी इमरजेंसी में भी एक अथॉरिटी होती है, और सेक्शन 22 भी हम पढ़ चुके हैं कि ये मोड ऑफ एक्सरसाइजिंग इंप्लाइड अथॉरिटी। मैंने सेक्शन 19 और सबसेक्शन 1 और सेक्शन 22 आपको इकट्ठा पढ़ाया, तो उसने क्या बोला कि आप इंप्लाइड अथॉरिटी पे काम कैसे करते हैं, जब आप अपने नाम पर, जब आप फर्म के नाम पर काम करके आते हैं, या किसी तरह से ये इंटेंशन दिखा के आते हैं कि जो काम मैं कर रहा हूं ये मैं फर्म के लिए कर रहा हूं। तो 19 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 22 हम इकट्ठा पढ़ते थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन 23, 22 तक हो गया, 23 देखें हम, इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय पार्टनर। अब इसका क्या मतलब है, इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय पार्टनर। सेक्शन 23 क्या बोलता है कि पार्टनर अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पार्टनरशिप, जब तक वो पार्टनरशिप का काम कर रहा है, कोई एडमिशन करता है मींस किसी बात को मान जाता है या कोई रिप्रेजेंटेशन देता है, तो सारे पार्टनर्स उस रिप्रेजेंटेशन या एडमिशन से बाउंड होते हैं। अब आप समझे एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है। एक पार्टनर एबीसी एक पार्टनरशिप फर्म है, एक मिस्टर ए है उसके अंदर पार्टनर है, पार्टनरशिप में एक्टिव पार्टनर है, बैठते हैं बिजनेस के अंदर। एक मिस्टर एक्स आते हैं उनके पास, उन्होंने क्या कहते हैं कि मैं आपसे सामान खरीद के गया था, इस सामान में कमी है, ये देखिए। और ये मान जाता है कि हाँ सामान में कमी है, और इस बात के लिए एग्री कर जाता है कि हम आपको इस सामान के बदले रिप्लेसमेंट देंगे, ठीक है। उसने बी और सी से पूछा कि ऐसे ऐसे हमने गलत सामान दे दिया है, डिफेक्टेड सामान दे दिया है, इसकी मुझे रिप्लेसमेंट देने के लिए मैं एग्री कर रहा हूं। उसने एडमिट कर लिया, क्या बाकी पार्टनर्स बाउंड होंगे? लॉ सेज यस। तो उसने क्या लिखा, इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय पार्टनर। एडमिशन का मतलब क्या हुआ कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनर कई बार कुछ एडमिट करता है, मानता है एक बात को, तो उसकी मानी हुई बात, सारे पार्टनर्स की मानी हुई बात मानी जाएगी। और कई बार वो रिप्रेजेंटेशन करता है। रिप्रेजेंटेशन मतलब आप समझते हैं, पार्टनर ने सामान बेचते समय, वो मान लीजिए मेरा बिजनेस है ऑटोमोबाइल स्पेयर का, हम अभी तक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, उसके पास एक कस्टमर आता है और क्या कहता है, मुझे ये स्पेयर पार्ट चाहिए, मेरे पास यामा की स्पोर्ट्स बाइक है, क्या ये उसके अंदर लग जाएगा? और ये क्या कहता है, हाँ लग जाएगा। He made the representation and later on it is found कि वो पार्ट अनसुटेबल था। वापिस आता है कस्टमर, उस समय ए नहीं बैठा होता, बी बैठा होता है। बी क्या कहता है, मैं नहीं वापस लूंगा सामान, कि ये रिप्रेजेंटेशन तो ए ने दी थी। क्या बी भी बाउंड है उस रिप्रेजेंटेशन से? यस, क्योंकि उसके पार्टनर ने दिया रिप्रेजेंटेशन। दो बातें बोली उन्होंने कि पार्टनर अगर कोई एडमिशन करता है या पार्टनर अगर कोई रिप्रेजेंटेशन करता है मेड बाय अ पार्टनर कंसर्निंग द अफेयर्स ऑफ द फर्म इज एन एविडेंस अगेंस्ट द फर्म इफ इट इज मेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सिंपल सी बात लिखी हुई है कि पार्टनर कोई एडमिशन कर रहा है या पार्टनर कोई रिप्रेजेंटेशन कर रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, तो इस केस में यह माना जाएगा कि बाकी पार्टनर्स भी इससे बाउंड होंगे। नेक्स्ट, नोटिस, इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर। सेक्शन 24 23 तक कर लिया, 24 पे आइए, इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर। इसका क्या मतलब है? पहली बात तो हमने क्या कहा जी, अगर
आप नोटिस देते हैं, एक बार समझे, मैंने इसको अलग से प्रॉपरली लिखा हुआ है, अगर इस इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर, अगर आप नोटिस देते हैं एक ऐसे पार्टनर को, मैं बता नोटिस का मतलब क्या है, नोटिस का मतलब है नॉलेज होना। आम भाषा में मैं क्या कह रहा हूं कि पार्टनर की नॉलेज सारे के सारी पार्टनरशिप फर्म की नॉलेज मानी जाती है, यानी कि अगर पार्टनर को कोई बात पता है तो यह माना जाता है कि बाकी पार्टनर्स को भी यह बात पता है, यानी कि नॉलेज ऑफ वन पार्टनर इज डीम्ड टू बी द नॉलेज ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसका क्या मतलब है, इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर। हमने कहा जी अगर कोई नोटिस दिया जाता है, कोई नॉलेज मिलती है एक ऐसे पार्टनर को हु हैबिचुअली एक्ट्स इन द बिजनेस ऑफ फर्म, हु हैबिचुअली एक्ट्स इन द बिजनेस ऑफ फर्म का मतलब क्या हुआ, वो पार्टनर जो नॉर्मली पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर काम करता है, आम भाषा में उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव पार्टनर। यानी कि हम किसकी नॉलेज की बात कर रहे हैं, अगर एक एक्टिव पार्टनर को कोई नॉलेज मिलती है, कोई नोटिस मिलता है ऑफ एनी मैटर रिलेटिंग टू अफेयर्स ऑफ फर्म, तो इट ऑपरेट्स एज अ नोटिस टू द फर्म, ये माना जाएगा कि सबको ये नॉलेज है। अब इसका मतलब क्या समझे, एक PQR 3 पार्टनर्स हैं, एक पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं, उसमें से P को भेजा जाता है जाओ एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद लाओ। P जाता है सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने, वो एक मिस्टर S से मिलता है जो उसको सेकेंड हैंड गाड़ी बेच रहे होते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नेगोशिएशन उसको ये बात समझ आती है ये गाड़ी S की है ही नहीं, ये गाड़ी किसी X की है। उसको फर्क पड़ता है शायद X ने ऑथराइज किया होगा S को, वो गाड़ी खरीद लाता है S से। क्या पार्टनर को नॉलेज है कि गाड़ी S की नहीं X की है? यस। क्या ये नॉलेज P और Q की नॉलेज मानी जाएगी? यस। कल को अगर X आता है और ये कहता है आप ये गाड़ी कैसे खरीदा है S से, क्या Q और R ये बोल पाएंगे सर हमें पता नहीं था ये गाड़ी आपकी नहीं, या सॉरी S की नहीं X की है, ये तो सिर्फ हमारे एक पार्टनर को पता था। लॉ कहता है नहीं, क्योंकि एक पार्टनर को पता था, इन दिस केस द नॉलेज ऑफ वन पार्टनर नोटिस टू वन पार्टनर शैल आल्सो बी अज्यूम्ड एज नॉलेज और नोटिस टू रिमेनिंग पार्टनर्स। तो जो P का जो नॉलेज है दिस विल बी अज्यूम्ड एज नॉलेज ऑफ Q एंड R। ऐसे ही आगे बात करते हैं। लेट अस सपोज एक मिस्टर P हैं, ये PQR एग्जांपल चलाते हैं, ये सामान खरीदने गए, गाड़ी खरीदने गए और इस गाड़ी में थोड़ा सा डेंट था, ये गाड़ी थोड़ी सी खराब थी या इसकी माइलेज बहुत पुअर थी, इसके इंजन में कुछ प्रॉब्लम था, इसमें डिफेक्ट था, ये बात P को पता चल गई, ये फिर भी गाड़ी खरीद लाया। ठीक है, क्या बाद में इस गाड़ी के लिए ये भाई सूट फाइल कर सकते हैं S के अगेंस्ट कि भैया आपने हमें गलत गाड़ी बेच दी? PQ और को क्या जवाब मिलेगा सामने से, नहीं सर ये गाड़ी बेचते हुए ही आपके पार्टनर को बता दिया गया था और पार्टनर की नॉलेज आपकी नॉलेज भी होती है। लेकिन इस चीज की एक एक्सेप्शन है, अगर ये जो P है इसको जो नॉलेज, हमने क्या बेसिकली रूल बोला कि पार्टनर की नॉलेज सबकी नॉलेज होती है, लेकिन अगर पार्टनर फ्रॉड कर रहा है, पार्टनर जानबूझ के बताई हुई बात छुपा रहा है, इस केस में Q और क्या R क्या कहेंगे, इसकी नॉलेज हमारी नॉलेज नहीं है। अभी फ्रॉड कैसे हो सकता है, ये मिस्टर P जो गए थे गाड़ी खरीदने के लिए, इन्होंने S से जब प्रॉपर्टी खरीदी, इनको पता था गाड़ी में डेंट है, लेकिन ये S से चुपचाप खरीद लाए क्योंकि S इनका रिलेटिव था, ये चाहते थे S की गाड़ी बिक जाए और इन्होंने जानबूझ के वो गाड़ी पार्टनरशिप फर्म के लिए खरीद रही। इस समय के बेसिकली अभी क्या कर रहे हैं, ये इनोसेंटली एक्ट नहीं कर रहे, ये फ्रॉड कर रहे हैं। और लॉ क्या कहता है, इन केस ऑफ फ्रॉड जो नोटिस है, जो नॉलेज है एक पार्टनर की, वो पार्टनरशिप फर्म की नॉलेज नहीं मानी जाएगी। तो दिस इज वन एक्सेप्शन। जनरल रूल क्या होता है कि जो नोटिस मिलता है एक पार्टनर को, जो नॉलेज होती है एक पार्टनर की, कौन से पार्टनर की, एक्टिव पार्टनर की। स्लीपिंग पार्टनर की नॉलेज चलती है, नहीं चलती। कौन से पार्टनर की नॉलेज चलती है, नोटिस टू ए पार्टनर हु हैबिचुअली एक्ट्स इन द बिजनेस ऑफ एनी अफेयर्स ऑफ द फर्म शैल बी डीम्ड एज नोटिस टू द फर्म। हमने एग्जांपल देखा उस केस में, लेकिन हमने एक्सेप्शंस क्या बोले, बट द जनरल रूल इज सब्जेक्ट टू वन एक्सेप्शन वेयर द पार्टनर इज अ पार्टी टू अ फ्रॉड अपॉन द फर्म। जहां वो पार्टनर फर्म के साथ फ्रॉड कर रहा है, जानबूझ के महंगे सामान खरीद के ला रहा है, जानबूझ के डिफेक्टेड सामान खरीद के ला रहा है, नोइंग वेरी वेल कि ये डिफेक्टेड सामान है, क्योंकि वो फ्रॉड करना चाहता है फर्म के साथ, उस केस में उसकी नॉलेज फर्म की नॉलेज नहीं मानी जाएगी। दैट इज द रूल जो उन्होंने ले डाउन किया। चलिए आज के लिए लास्ट टॉपिक और गौर करते हैं, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज। 3 सेक्शन है, 25, 26, 27, 28 हम कर चुके हैं होल्डिंग आउट।
पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कहां पे डिस्कस था, सेक्शन 28 के अंदर। तो 24 तक हम आए। 24 में क्या था, इफेक्ट ऑफ नोटिस। तो सेक्शन याद हो रहे हैं साथ साथ। 18 ने क्या कहा था, पार्टनर एजेंट होता है। 19 ने क्या कहा था, इंप्लाइड अथॉरिटी होती है। 20 ने क्या कहा था, रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। 21 ने क्या करता है, इमरजेंसी की बात। 22 ने मोड बताया था, ठीक है। फिर हम 23 पे आए। 23 ने हमें बेसिकली क्या बताया था कि इफेक्ट ऑफ एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन, की पार्टनर का अगर इफेक्ट ऑफ एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन हो तो सबका माना जाता है। 24 ने क्या बोला, नोटिस की बात। आइए 25, 26, 27 करते हैं। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज। 25 क्या बोलती है, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स फॉर एक्ट्स ऑफ फर्म। बात हमें पता है, क्या हर पार्टनर बाकी पार्टनर के किए हुए एक्ट्स के लिए लायबल होता है? यस, वही बात रिपीट की जा रही है। वो कहता है कि कोई भी पार्टनर हो वो पार्टनरशिप फर्म के द्वारा किए गए एक्ट्स के लिए लायबल होता है। कौन से एक्ट्स के लिए, जो तब किए गए थे जब वो पार्टनर था, यानी कि जब वो पार्टनर था उस दौरान कोई भी एक्ट किया जा रहा है पार्टनरशिप के अंदर, उस एक्ट के लिए दैट पार्टनर इज रेस्पॉन्सिबल। उसकी लायबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड है। अब अनलिमिटेड का मतलब क्या है, मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर हैं, इनमें से सी जाके एक लोन ले आता है, क्या इस लोन के लिए बी और सी भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं? यस। क्या जो सी है, सॉरी, जो सी लोन लेके आता है, से ये मिस्टर डी से लाता है, और ये डी अब ए के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है? कर सकता है। बी के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है? कर सकता है। सी के अगेंस्ट कर सकता है? कर सकता है। ए और बी के अगेंस्ट कर सकता है? कर सकता है। बी और सी के अगेंस्ट कर सकता है? कर सकता है। ए और सी के अगेंस्ट कर सकता है? कर सकता है। सर बेसिकली कहना क्या चाहते हो, मैं ये कहना चाहता हूं कि लायबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल होती है। जॉइंट एंड सेवरल का मतलब समझते हैं, वो चाहे तो आप सबके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है, नहीं तो आप में से किसी एक को चुन सकता है कि आप सूट फाइल करेंगे। और इसलिए हम क्या बोलते हैं, पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अगर डी ने कहा कि नहीं मैं तो मिस्टर ए साहब आपसे ही पैसे रिकवर करूंगा, क्या ए को देने पड़ेंगे? यस, बिकॉज हिज लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। लेकिन क्या ए की अकेली जिम्मेवारी थी पैसा देना? नहीं। तो अगर इसको पैसे देने पड़ गए, क्या ये बी और सी से रिकवर करेगा? यस। वो क्या कहेगा, भैया बाकी तो तुम्हारा भी तो हिस्सा था इसके अंदर, तुम्हारे भी तो देने बनते हैं। तो हमने बेसिकली क्या बोला, जब भी कोई पार्टनर उसके दौरान, उसके पार्टनरशिप के दौरान कोई एक्ट किया गया है, एनी एक्ट डन व्हाइल ही इज ए पार्टनर, उसके लिए वो लायबल रहेगा, जॉइंटली और सेवरली लायबल रहेगा, और उसके पास कॉन्ट्रीब्यूशन क्लेम करने का अधिकार होगा। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रीब्यूशन क्लेम करने का अधिकार? कंट्रीब्यूशन क्लेम करने का अधिकार यह है कि अगर उसको पेमेंट करनी पड़ गई, कैन ही गो अहेड एंड रिकवर दैट पेमेंट फ्रॉम द रिमेनिंग पार्टनर्स? यस, ही कैन गो अहेड एंड रिकवर देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स फ्रॉम द रिमेनिंग पार्टनर्स। देन 26, लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ द पार्टनर। अब बेसिकली क्या हो रहा है, अभी तक पार्टनर जिम्मेवारी उठा रहा था फर्म के किए हुए एक्ट के लिए, कि कोई और पार्टनर जिम्मेवार, फर्म के किए हुए एक्ट का मतलब क्या हुआ, फर्म के किए हुए एक्ट का मतलब यह हुआ कि बेसिकली कोई और पार्टनर काम करके आ रहा था, आप उसके लिए लायबिलिटी उठाते थे। लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर द रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ अ पार्टनर। अब इसमें क्या मतलब है, कोई एक पार्टनर गलती करके आ रहा है और उसके लिए फर्म भुगतती है। आम भाषा में इसके लिए क्या हो गया, मान लीजिए आपका पार्टनर कोई नेग्लिजेंस दिखाता है, आपका पार्टनर कोई काम ढंग से नहीं करता, क्या उसके किए हुए काम के लिए आप भी जिम्मेवार हैं? बिल्कुल, हमने पढ़ा था कि एवरी पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच अदर एक्ट। वही वाली बात 25, 26 एक ही बात घुमा फिरा के लिखी है। वो बेसिकली क्या कहता है, पार्टनर बाकी फर्म के एक्ट के लिए जिम्मेवार है, फर्म पार्टनर के एक्ट के लिए जिम्मेवार है। तो फर्म पार्टनर के एक्ट के लिए जिम्मेवार का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर, जिसको उसको आपने कोई काम दिया, वो उस काम को करते समय नेग्लिजेंस दिखाता है, उस काम को करते समय केयरलेसनेस दिखाता है और किसी को डैमेज हो जाता है, क्या आप लायबल होंगे? लॉस इज यस। लेट अस टेक से फॉर एग्जांपल, एबीसी फर्म है, एक कोल माइन चलाती है। मैंने ए को कहा भैया यहाँ कोल माइन है, मशीनें पड़ी हुई हैं, इसके आसपास ना एक फेंसिंग करा दे, कोई अंदर आ गया यहाँ पे तो उसको करंट वगैरह लग जाएगा ये मशीनों वगैरह को हाथ लगा के। ए ने कहा हाँ मैं करा दूंगा। हमने ए को ड्यूटी दी, ए ने ये फेंसिंग नहीं कराई। वॉज ही नेग्लिजेंट? यस, ही वॉज नेग्लिजेंट। और किसी को जिस बात का डर था वही हुआ, कोई आया और उसको इंजरी हो गई। क्या हम ये कह सकते हैं उस आदमी को जिसकी इंजरी हुई है ए से पैसे ले ले, क्योंकि हमने तो उसको बोल दिया था, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करी? नहीं, वो आपका पार्टनर है, अगर उसने गलती करी है देन द लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर द रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ द पार्टनर। तो पार्टनर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कोई अगर ऐसा एक्ट करता है जिसकी वजह से किसी को लॉस हो जाता है, क्या फर्म लायबिलिटी उठाएगी? यस, फर्म विल गो हेड एंड बियर द
लाइबिलिटी। एंड द लास्ट फॉर टुडे फॉर द आज के लिए आखिरी टॉपिक सेक्शन 27 लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर्स। इसका क्या मीनिंग है? लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर। कई बार क्या होता है, इसमें दो बातें कवर की गई हैं। आपका पार्टनर है, वो अपनी कोर्स ऑफ ड्यूटी में जाता है, किसी से कुछ फंड्स लेता है और पैसे लेके भाग जाता है। जैसे कि समझाओ सर। एबीसी ए पार्टनर था, उसको एक व्यक्ति मिला, उसने कहा आप सामान बेचते हैं ना, से आप शुगर बेचते हैं? उसने कहा हाँ हमारी पार्टनरशिप में शुगर बेचती है। उसने कहा सर मुझे आपसे ना 100 किलो शुगर खरीदनी है। मैंने बहुत अच्छी बात है। उसने कहा सर ये लो पकड़ो एडवांस, मैं कल सवेरे आके शुगर ले जाऊंगा। ए ने एडवांस पकड़ा और एडवांस लेके भाग गया। समझ पा रहे हैं? पार्टनरशिप फर्म के पास पैसा आया ही नहीं, ए ने बाहर की बाहर पैसा लिया और बाहर की बाहर ही लेके भाग गया। क्या बी और सी लायबल हो जाएंगे? लॉ सेज यस, लॉ बी और सी लायबल हैं। इस केस में क्या हुआ, पार्टनर ने फंड्स लिए और उस मनी को रिसीव कर कर, प्रॉपर्टी को रिसीव कर कर मिस अप्लाई किया और भाग गया। इस केस में आप समझ पा रहे हैं, पैसा या प्रॉपर्टी फर्म तक आई नहीं, स्टिल हम क्या कह रहे हैं, बी और सी आप जिम्मेवार होंगे क्योंकि ए आपका पार्टनर था। दूसरा केस क्या हो सकता है, ए उस पैसे को लाया, पार्टनरशिप फर्म में रखा, बताया सबको कि ऐसे ऐसे मैं पैसे लेके आया हूं, अगले दिन सवेरे उसकी नीयत खराब हुई, वो पैसे उठा के भाग गया। दोनों पॉइंट में फर्क क्या है सर? पहले पॉइंट में ना पैसा कभी फर्म के पास आया ही नहीं था। दूसरे पॉइंट में पैसा या जो प्रॉपर्टी है वो फर्म की कस्टडी में आ रही है और वहां से चोरी हो रही है, वहां से एक पार्टनर लेके भाग रहा है उसको। दोनों ही केसेस में लॉ क्या कहता है, बाकी बचे हुए पार्टनर्स की लायबिलिटी वैसी की वैसी रहेगी। यानी कि ये दो बातें कवर करता है। दो मैंने इसको बात कर लिखा, क्लॉज ए और क्लॉज बी दो बातें कवर करते हैं। देखें, क्लॉज ए कवर्स अ केस where a partner acting within his authority or his authority as a and due to his authority as a partner receives money and property from a third party and misapplies that money and property. This provision is attracted. It is not necessary that the money should have actually come into the custody of the firm. मैंने आपको एग्जांपल दिया, बाहर की बाहर से एडवांस आया और लेके भाग गया, बी और सी जिम्मेवार है, उनको तो शुगर देनी पड़ेगी। वो कहेगा भैया पैसे तो आपके पार्टनर को मैंने दे दिए हैं, वो नहीं लाया तो अब आपका पार्टनर है, देखो कहां गया वो लेके। And number 2, on the other hand, the provision of clause B would be attracted. ये कब होगा? When such money or property has come into the custody of the firm and has been misapplied by the partners. वहां से कोई पार्टनर उस पैसे को मिसअप्लाई करता है तो भी जिम्मेवारी आपकी वैसी है। तो समझे, सेक्शन 27 दो बातें बोलता है, वेयर अ पार्टनर एक्टिंग विद इन द अपेरेंट अथॉरिटी, यानी कि जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें एक्ट करते हुए मनी रिसीव करता है, प्रॉपर्टी रिसीव करता है फ्रॉम थर्ड पार्टी एंड मिसअप्लाइज इट। इस केस में क्या होता है, शायद फर्म की कस्टडी में वो प्रॉपर्टी कभी आती ही नहीं है और अ फर्म इन द कोर्स ऑफ बिजनेस रिसीव्स मनी और प्रॉपर्टी। यहां क्या है, पार्टनर रिसीव करता है, इसमें कौन रिसीव करता है, फर्म रिसीव करती है। यहां मतलब क्या हो गया, यहां फर्म की कस्टडी में वो आ जाती है। द फर्म इन द कोर्स ऑफ बिजनेस रिसीव्स मनी और प्रॉपर्टी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी एंड द मनी और द प्रॉपर्टी इज मिसअप्लाइड बाय एनी ऑफ द पार्टनर्स while in the custody of the firm is liable to make good the loss. दोनों केसेस में उसने क्या लिखा, लायबिलिटी बराबर होगी। लेकिन सर ये लेकिन हमेशा होता है आपका, अगर पार्टनर ने कोई प्रॉपर्टी रिसीव करी, अगर पार्टनर ने कोई मनी रिसीव करी विच इज बियॉन्ड हिज अथॉरिटी। बियॉन्ड हिज अथॉरिटी का मतलब, बेटा मेरी लॉयर्स की फर्म है, मैं लॉयर हूं, मेरी लॉयर, हम 4 लॉयर मिलकर काम करते हैं। इस केस में अक्सर आप समझें, पार्टनर्स लॉयर्स के पास किसी एक पार्टनर के पास जाके लोन लेने की पावर नहीं होती। लोन लेने की पावर अक्सर कहां आती है, जहां आप ट्रेडिंग फर्म, कमर्शियल फर्म चलाते हैं, इंप्लाइड पावर उसमें आती है। मैं एक सॉलिसिटर्स की फर्म हूं, लॉयर्स की फर्म हूं, मेरा एक पार्टनर बाहर जाकर किसी से पैसे लेके आता है फर्म के नाम से और लेके वहीं के वहीं से भाग जाता है, क्या मैं बाकी पार्टनर जिम्मेवार होंगे? पहला पॉइंट दोबारा से पढ़िए, ए पार्टनर acting within his apparent authority कौन होती है, implied authority receives money and property from the third party। मैं इस केस में क्या कहूंगा सर, देखिए जब आपने एडवांस दिया था ना, वो पार्टनर की इंप्लाइड अथॉरिटी में आता था क्योंकि बेसिकली वो पैसा ले रहा था और सामान बेचने के लिए पैसा ले रहा था। ये करना हर पार्टनर का अधिकार होता है, लेकिन जब हम लॉयर्स की फर्म है और आपने लोन के लिए पैसा दे दिया एक पार्टनर को
और वो पार्टनर पैसा लेके भाग गया, वो उसकी अपेरेंट अथॉरिटी में नहीं आता था। अब वो जो मिस एप्लीकेशन हुई है उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है, हम नहीं पैसे दे पाएंगे आपको वापस। तो ये बात भी उन्होंने लिखी। क्या लिखा उन्होंने? बट इफ द रिसीट ऑफ मनी बाय वन पार्टनर इज नॉट विद इन हिज अपेरेंट अथॉरिटी, his receipt cannot be regarded as received by the firm and other partners will not be liable आगे कुछ लिखा है, unless the money received comes in the possession or under their control। अब इसमें क्या हुआ, वही पार्टनर, वही सॉलिसिटर्स की फर्म, वही जाके वो लोन लेके आया और लोन लाके उसने फर्म को दे दिया। क्या कहानी है? पार्टनर एक लोन लेके आया, उसके अपेरेंट अथॉरिटी में नहीं था, इट वॉज नॉट विद इन अथॉरिटी। अगर वो वहीं से लेके भाग गया होता, क्या पार्टनर्स लायबल होते? बाकी नहीं होते। अब वो क्या किया, उसको लेके आया और उसने फर्म को दे दिया। सेकंड पॉइंट में फंस गया, आपकी कस्टडी में आ गया। और देखिए वहां का अपेरेंट अथॉरिटी का जिक्र है नहीं, वहां क्या लिखा हुआ है, अ फर्म इन द कोर्स ऑफ बिजनेस रिसीव्स मनी और प्रॉपर्टी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी एंड मनी और प्रॉपर्टी इज मिसअप्लाइड। मैंने कहा सेकंड पॉइंट में कोई अपेरेंट अथॉरिटी नहीं है, अब तो पैसा आपके पास आ गया था ना, यहां से वो लेके भाग गया है। अब मुझे मत कहना कि तुम्हारे पार्टनर के अपेरेंट अथॉरिटी में नहीं था, अब तो तुम्हारी कस्टडी से वो गया है, यू आर लायबल। समझ पाए कहानी क्या हुई? फिर सर हम समरी करता हूं 27 का, इंपॉर्टेंट बात है। 27 ने क्या बोला, दो केसेस होते हैं जी। एक तो एक पार्टनर अपने इंप्लाइड अथॉरिटी में काम करते हुए कोई प्रॉपर्टी लाता है या मनी लाता है थर्ड पार्टी से, फर्म में अभी आई नहीं होती उससे पहले उसको मिसअप्लाई कर देता है, बाकी पार्टनर्स लायबल हैं। दूसरे केस में कोई भी प्रॉपर्टी फर्म की कस्टडी में आती है और वहां से कोई वो मिसअप्लाई कर देती है, फर्म लायबल है। सिंपल सी बात। अब आ जाइए, जब वो अनऑथराइज्ड काम हो रहा होता है, इंप्लाइड अथॉरिटी से बाहर का काम हो रहा होता है, अगर पार्टनर की अपेरेंट अथॉरिटी में नहीं है, ही स्टिल गोज हेड एंड receives a property and runs away from there only, वो वहीं से मिसअप्लाई कर देता है, रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स आर नॉट लायबल। क्योंकि अभी ए वाली बात चल रही है और ए में अपेरेंट अथॉरिटी में प्रॉपर्टी लेना जरूरी है। लेकिन अगर वो अपेरेंट अथॉरिटी से बाहर जाके, इंप्लाइड अथॉरिटी से बाहर जाकर भी प्रॉपर्टी ले रहा है, लेकिन उस प्रॉपर्टी को पार्टनरशिप फॉर्म में ले आता है, तो कौन सा पॉइंट लग जाता है? पॉइंट बी लग जाता है। और उस केस में क्या पार्टनर लायबल होते हैं? यस होते हैं। तो सीधी सीधी सी बात क्या है, अगर प्रॉपर्टी कस्टडी में आ गई है तो फिर ये नहीं देखना वो अपेरेंट अथॉरिटी में थी या नहीं थी, तो आप लायबल थे हैं ही हैं, क्योंकि आपके यहां आने के बाद वो मिसअप्लाई हुई है। लेकिन अगर वहां आने से पहले ही मिसअप्लाई हो गई है, तो फिर आप क्या देखेंगे कि उसके इंप्लाइड अथॉरिटी में उसने पैसे रिकवर किया है तो आप जिम्मेवार हैं। अगर उसने अपने इंप्लाइड अथॉरिटी से बाहर जाके पैसे रिकवर किए हैं या प्रॉपर्टी रिसीव करी है, देन आप जिम्मेवार नहीं है। बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखें क्या एग्जाम्पल है। ए बी सी आर पार्टनर्स ऑफ अ प्लेस फॉर कार पार्किंग। एक कार पार्किंग चलाते हैं एबीसी मिलके। पी क्या करता है, यहां पर एक कार खड़ी करता है और ए उसमें से एक पार्टनर क्या करता है, उस गाड़ी को बेच डालता है। समझे? आप पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके गए, पार्टनर ने उठा के गाड़ी बेच दी, कौन सा केस बना? ए बी कस्टडी में आई पार्टनरशिप फर्म के, यस। बी क्या बाकी बी और सी लायबल होंगे इसके लिए? यस। हमने क्या बोला, ए सोल्ड आउट द कार टू स्ट्रेंजर फॉर दिस लायबिलिटी, द फर्म इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ ए। एक फर्म इसके लिए लायबल होगा क्योंकि ये पॉइंट बी में फंस गया। आज के लिए इतना ही करते हैं। एक बार सेक्शन समराइज कराइए, क्या तक पढ़ा हमने? सेक्शन 18 पढ़ा हमने। सेक्शन 18 ने कहा, सॉरी आज शुरू कहां से किया था, 14 से किया था हमने। 14 ने क्या कहा, पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी तीन तरह से एक्वायर होती है कैपिटल कंट्रीब्यूशन के केस में। नंबर 2, परचेज कर सकते हैं, गुडविल होती है, ठीक है, अनलेस अदरवाइज इंटेंशन अपीयर्स। जो प्रॉपर्टी आपने पार्टनरशिप की मनी से एक्वायर की होती है वो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी होती है। 15 ने क्या कहा, पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी कहां यूज हो सकती है? सिर्फ पार्टनरशिप के लिए, पर्सनल यूज के लिए नहीं हो सकती, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। यहां भी एग्रीमेंट से कर सकते हैं। और पार्टनर की प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द सब्सटेनेंस ऑफ पार्टनर, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट प्रॉपर्टी होती है, उसमें कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट होता है, किसी पार्टनर का प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट नहीं होता उसके अंदर, ठीक है। हमने यहां तक पढ़ा 15। तो उसके बाद हम आए सेक्शन 16 पे। 16 ने क्या कहा, पर्सनल प्रॉफिट अर्न। दो बातें बोली, अगर आप सीक्रेट प्रॉफिट कमाते हैं एज ए पार्टनर, यू नीड टू अकाउंट फॉर दैट प्रॉफिट एंड रिटर्न इट। अगर आप बिजनेस करते हैं कंपीटिंग बिजनेस, तो आपको प्रॉफिट अकाउंट फॉर करना है और रिटर्न करना है। अगर आप नॉन कंपीटिंग कर रहे हैं तो प्रॉफिट अकाउंट फॉर और रिटर्न नहीं करना। अगर आपके साथ एग्रीमेंट था कि आप बिजनेस करेंगे ही नहीं, अंडर सेक्शन 11 सब सेक्शन 12 ऐसा एग्रीमेंट हो सकता है,
फिर भी आप बिजनेस कर रहे हैं तो डैमेजेस तो देने पड़ेंगे। प्रॉफिट वापस कब करना पड़ेगा? जब कंपीटिंग है। अगर नॉन कंपीटिंग है तो प्रॉफिट वापस करने की जरूरत नहीं है। फिर हम आए सेक्शन 17 में, आपको कराया नहीं। 18 से बात करी। 18 से हमने क्या कहा? पार्टनर एजेंट होता है फॉर द पर्पस ऑफ, फॉर एक्ट्स डन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। आम भाषा में उन एक्ट्स के लिए एजेंट होता है जो विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी फॉल करते हैं। अथॉरिटी किस तरह की होती है? एक्सप्रेस होती है, इंप्लाइड होती है और इमरजेंसी वाली होती है। 19 ने आपको डिफाइन किया था, 19 सबसेक्शन 1 ने और सेक्शन 22 ने मिलके कि इंप्लाइड अथॉरिटी के लिए 3 बातें पूरी करें। जो नाकाम है वो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए, नॉर्मल यूजुअल वे में हुआ होना चाहिए, और 22 ने 2 बातें बोली, इन द नेम ऑफ फर्म होना चाहिए, या इस इंटेंशन के साथ क्लियरली कि मैं फर्म के लिए काम कर रहा हूं, तो हम ये कहेंगे कि काम उसने इंप्लाइड अथॉरिटी में किया है। 19 सबसेक्शन 2 ने बोला था कुछ काम पार्टनर्स की इंप्लाइड अथॉरिटी में नहीं आते, उसने 8 काम गिनवाए थे। ठीक है। सेक्शन 20 ने क्या बोला था? इंप्लाइड अथॉरिटी को एक्सटेंड किया जा सकता है, इंप्लाइड अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। इंप्लाइड अथॉरिटी जो एक्सटेंड होती है या रिस्ट्रिक्ट होती है, इट हैज टू बी विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। एक इकलौता पार्टनर इसको ना एक्सटेंड कर सकता है या ना इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। दूसरी बात, ये जो एक्सटेंशन है ये थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट सिर्फ तभी काम करती है अगर थर्ड पार्टीज को इस रिस्ट्रिक्शन का पता हो। अगर थर्ड पार्टी को रिस्ट्रिक्शन का पता नहीं है, देन यू आर, रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स आर स्टिल लायबल इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। उसके अलावा ये हमारा हो गया 6, हमने कहां तक पहुंचा? 18 तक। 19, 20, 21 में हमारा क्या बात आया? 21 में उसके अंदर बोला कि जो इमरजेंसी वाली पावर है उस केस के बारे में, कि कई बार इमरजेंसी में अथॉरिटी मिल जाती है पार्टनर को कि वो कुछ काम कर सकता है बिकॉज उसने प्रॉपर्टी बचाने के लिए, फर्म को लॉस से बचाने के लिए वो एक्शन लिए हैं। देन हम आए 22 पे। 22 मैंने ऑलरेडी करा दिया 19 सबसेक्शन 1 के साथ। देन वी स्टार्टेड विद सेक्शन 23। 23 ने क्या बोला कि अगर आपने कोई एडमिशन किया है, आपने कोई रिप्रेजेंटेशन करी है एज ए पार्टनर, यू आर लायबल फॉर दैट, बाकी पार्टनर्स लायबल हो जाएंगे। 14 ने क्या कहा? नोटिस, अगर नोटिस मिला है कौन से पार्टनर को? एक्टिंग पार्टनर को, तो बाकी पार्टनर्स को नोटिस माना जाएगा। लेकिन अगर पार्टनर फ्रॉड कर रहा है तो उस केस में उसको मिले हुए नोटिस को नोटिस नहीं माना जाएगा। देन वी केम टू 25, 26, 27। 25 ने क्या बोला कि हर पार्टनर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इस पार्टनरशिप जो भी एक्ट हुए हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, उसके लिए जॉइंटली और सेवरली लायबल रहता है। अगर उसको पे करना पड़ जाता है सारा पैसा, ही ऑलवेज हैज द राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पार्टीज। ऐसे ही पार्टनर के एक्ट के लिए, रॉन्गफुल एक्ट्स के लिए फर्म लायबल रहती है। एंड फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट वन 27 दो बातें बोलता है विच टॉक्स अबाउट मिस एप्लीकेशन। अगर एक पार्टनर को अपने अपेरेंट अथॉरिटी में कोई प्रॉपर्टी मिलती है और या कोई फंड्स मिलते हैं या कोई मनी मिलती है और उसको मिस अप्लाई करता है, या कोई प्रॉपर्टी फर्म की कस्टडी में आ जाती है और वहां से मिस अप्लाई हो जाती है, दोनों ही केसेस में फर्म लायबल रहती है। तो हमने सेक्शन 14 से लेके सेक्शन 27 तक, इनफैक्ट 28 भी मैंने आपको बता दिया, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट हम पढ़ चुके हैं। 28 तक सारे के सारे कर लिए, रेस्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।